नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक नया ट्रेंड, ताकि जो वैकेंसीज और चुनावी साल को लेकर जो अस्थिरता आ रही है आपके मन में और पढ़ने को लेकर जो थोड़ी सी सुस्ती आ रही है, उसे भगाने के लिए मुझे कुछ नया करना ज़रूरी था। लेकिन बीच में बहुत सी बाधाएं क्रिएट की जा रही है, अपने आप नहीं हो रही है, क्रिएट की जा रही है। उनको दरकिनार करते हुए आपको कुछ नया लॉजिक, और आप सब जानते हैं मैंने टेलीग्राम पे सूचना दी थी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा, आप सब जो हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप टेलीग्राम पे जाएं, @NDCCLASS NDC क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और उसे भाई अभी मैं यहाँ पर लिंक दूंगा ना, जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो कईयों के ज्वाइन नहीं हो पाता, तो आप सीधा टेलीग्राम पे जाके सर्च में जाएं, NDC क्लासेस सर्च करें और ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि आपसे मैंने जैसा कि बोल रखा है कि ये अभी जो ऑफलाइन बैच चल रहा है ना, उस ऑफलाइन बैच में पेपर बहुत जोरदार बनाया था। आप समझ गए, बहुत बेस्ट पेपर बनाया था। और मैंने खुद ने पेपर को 4 से 5 बार क्लियर किया। लेकिन अपने मुंह में वो कहना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना वाली बात हो जाती है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना पहला पेपर आप सब तक जो है सार्वजनिक किया जाए, ताकि आप पेपर का स्तर देख के बताओ कि सर वास्तव में आपने मेहनत की है या नहीं की। ये चीज आपको आज बतानी है। और बहुत ही शानदार पेपर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन एक बार जोरदार लाइक्स इसलिए क्योंकि थोड़ी अस्थिरता है, सुस्ती है। इस बीच में लगना चाहिए कि नहीं, पढ़ने के लिए जागरूक अभ्यर्थी हैं। और आप जैसा कि हमेशा कमेंट करते हो कि सर हम सब आपके साथ हैं, तो अगर साथ हो तो लाइक कीजिए। आज आपको आनंद आएगा क्लास के अंदर। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इस सीरीज को, जो देख सकते हैं आप क्लास 1, जो वस्तुनिष्ठ सीरीज है, इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए, तो ये लीजिए आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने है। क्या है कि भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? मिश्र बंधु, महेश दत्त शुक्ल, कामता प्रसाद गुरु या जॉर्ज ग्रेयरसन? ऑप्शन आपके सामने है। पहला प्रश्न 10 रुपए के लिए। हाँ, यहीं से शुरुआत करेंगे, 100 तक पहुंचेंगे। तो बिल्कुल आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका उत्तर है महेश दत्त शुक्ल। आप जानते हैं महेश दत्त शुक्ल ने ये 1873 में लिखा था। इससे पहले लिखने वाले विद्वानों में आप जानते हैं कि गारसा द तौसी हैं, जिन्होंने क्या लिखा था? इस्तवारदा लिटरेतुर ये हिंदुस्तानी। गारसा द तौसी आपको जब याद आता है तो आपको कुछ सन याद आने चाहिए। 1839, 1847, 1870, 1871, ये आपको सन याद आने बहुत जरूरी हैं, है ना। इससे पहले आपको ये भी याद आना चाहिए कि जो 1848 में ये हो गए 47, 48 में मौलवी करीमुद्दीन ने कौन सा लिखा था? जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखें, मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा था तज़किरा ए शुरा हिंदी, है ना। इस तरह से एक रचना लिखी थी। तो ये कुछ इस तरह से रचनाएं वगैरह हैं जो आप देख सकते हैं, है ना। तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें कुल 2 संस्करण थे, है ना। इसी सीरीज के अंदर ये ग्रंथ आता है। कौन सा आता है? भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल का। ब्रज और अवधि, बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रज और अवधि दोनों भाषाएं को मिलाकर काव्य रचना करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? विद्यापति, अमीर खुसरो, कुशल लाभ या नरपति नाल है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। लास्ट में मुझे बताओगे जरूर कि किसके कितने सही हुए हैं। चलिए, तो ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? अमीर खुसरो को जाता है। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, अच्छा, इससे ये भी पता लग जाएगा कि सर आपने बहुत से क्या, हमें जो लोग बोलते हैं ना कि पेड कोर्स और जो निःशुल्क कोर्स हैं उनमें कोई अंतर है, तो आज ये मेरा भी मूल्यांकन है। आप देखोगे मैंने आपको जो निःशुल्क क्लास में 1 से लेकर 4 क्लासेस में जो पढ़ाया है, वही सारा कंटेंट यहां पर आपको मिलेगा। कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, थोड़ी सी व्याख्या करने में ऑफलाइन में थोड़ी व्याख्या ज्यादा हो जाती है, बस इतना ही होता है ना। तो फ्रेशर्स के लिए वो ऑफलाइन ज्यादा बेस्ट रहता है। बस बाकी अनुभवी लोग आज देखेंगे। मिश्र बंधुओं द्वारा दिए गए जो काल विभाजन में परिवर्तन काल जो समय है, मिश्र बंधुओं ने आपको पता है किस हिसाब से बांटा है ना। उसमें जो परिवर्तन काल है उसका समय कब से कब तक माना है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 1690, 1890, बताइए। देखें, फटाफट उत्तर दीजिए।
शानदार प्रश्न है तो शानदार उत्तर आना ही चाहिए। कौन सा उत्तर आएगा? 1890 से 1925 विक्रम संवत। विजयपाल रासो जो है वो किस भाषा में लिखा गया? अगला ही प्रश्न आप देख सकते हैं, विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया? आपको पता होगा विजयपाल रासो के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने एक सेंटेंस कहा है कि इसे हिंदी रासो काव्य में स्थान देना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि इसका उत्तर क्या होगा? अभ्रंश, यानी अभ्रंश में लिखा हुआ है। अच्छा, यहीं से एक प्रश्न और बना लिया कि विजयपाल रासो की शताब्दी कौन सी है? देखो फटाफट उत्तर दो। देखें, विजयपाल रासो की शताब्दी कौन सी है? तो विजयपाल रासो की शताब्दी है 11वीं है क्या? गलत, नहीं। विजयपाल रासो की जो शताब्दी है वो याद रखना सही शताब्दी मानी जाती है 16वीं। अब आप कहोगे सर उस किताब में 11वीं है, सर आपके नोट्स में एक जगह 11वीं लिखा हुआ है, एक जगह 16वीं लिखा हुआ है। तो वो विद्वान अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना, इस कारण से है। बाकी इसका उत्तर 16वीं शताब्दी होगा। भाषा की दृष्टि से, किस दृष्टि से? भाषा की दृष्टि से अभ्रंश का बढ़ाव अथवा विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल को लेकर यह बात किसने कही है कि अपभ्रंश का जो विकसित रूप या बढ़ाव है वही हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपने दे दिया अब तक। बिल्कुल इसका उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। आपने अगर यही उत्तर दिया है तो ही आपका सही है, अदरवाइज नहीं है। आदिकाल का समस्त साहित्य हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मन स्थितियों का प्रतिफल है। तो ये परिभाषा जो 6 नंबर क्वेश्चन बताएं, देखिए किसकी है? ये परिभाषा किसकी है? जल्दी से आप आंसर देंगे, और आंसर देंगे तभी आनंद आएगा। तो ये परिभाषा है कि आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मन स्थितियों का प्रतिफल है। ये परिभाषा है डॉक्टर नगेंद्र की। ये भी डॉक्टर नगेंद्र की है। अब ये परिभाषा है ना, सेम ऐसी की ऐसी एक परिभाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी है, लेकिन मैंने ये परिभाषा नगेंद्र की ही लिखी है। डिटो लगभग थोड़ा सा और लाइन चेंज, जैसे ये परिभाषा तो है नगेंद्र की, और हजारी प्रसाद द्विवेदी वाले परिभाषा में यूं लिखते हैं वो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक, इस तरह से वो चलते हैं। लेकिन ये चीज गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि शताब्दियों में काल विभाजन का समय डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। अब आपने किसी ऑब्जेक्टिव में हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ा है तो वो गलत पढ़ा है, ठीक है। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध, ये हो गया। रासों के जब छंद बदलते हैं, अगला प्रश्न बड़ा शानदार है कि रासों के जब छंद बदलते हैं तो श्रोता के हृदय में एक अजीब कंपन उत्पन्न होता है। श्रोता के हृदय में एक नवीन कंपन उत्पन्न होता है, प्रसंगानुकूल भाव उत्पन्न होता है। बताओ ये परिभाषा किसकी है? और आपने इसका उत्तर दे दिया होगा अब तक, और वो उत्तर क्या है? वो उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या उत्तर है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धनाथ जैन, ये जो साहित्य है, इस साहित्य को किस प्रकार के साहित्य में शामिल किया है या किस नाम से संबोधित किया है? मैं दावे के साथ कहता हूं अब तक कई उत्तर दे चुके होंगे और उन्होंने उत्तर दिया होगा आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य, जबकि गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सांप्रदायिक शिक्षा। क्या उत्तर होगा? सांप्रदायिक शिक्षा। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से किसने मानी है? रासक शब्द से किसने मानी है? बताओ। देखें, रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से किसने मानी है? अब आपको इसमें पता होना चाहिए, देखो कि रासक, रासो ये मानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो गारसद तौसी ने किससे मानी है? राजसूय से। इससे मानी है क्या? दशरथ शर्मा ने किससे मानी है? रास से, है ना। काशी प्रसाद जायसवाल ने किससे मानी है? रहस्य से। ऐसे ही मानी है कि नहीं मानी है? और इन्होंने किससे मानी है? रासक से। और ARC आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे मानी है? रसायन से। मानी है कि नहीं मानी है? तो इस तरह से आपको सारे जो रासों की उत्पत्ति को लेकर जो मत हैं वो भी आपको पता होने जरूरी है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से मानने के संदर्भ में, मतलब ये तो सबको पता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है, लेकिन संदर्भ में प्रमाण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? प्रमाण जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं? भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से जो मानी है वो बिल्कुल सही मानी है। इस बात को लेकर प्रमाण किसने प्रस्तुत किए थे? तो वो किए थे द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने। किसने किए थे? द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने। संदेश रासक किसका है? आप जानते हैं संदेश रासक को सन्नेह रासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सन्नेह रासक भी कहा जाता है। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में शायद ये प्रश्न आया था। सन्नेह रासक किसका है? इसको हम पढ़ते हैं अद्दहमाण।
अद्दहमान का ही दूसरा नाम क्या है? अब्दुल रहमान, है ना, अब्दुल रहमान। अभी फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न आया था और उसमें पूछा था इसकी शताब्दी कौन सी है, शायद 13वीं शताब्दी पहले सही माना था, बाद में शायद डिलीट कर दिया था, इसको लेकर। खैर, इसमें कितने प्रकार के छंद हैं? 223, 216 बताएं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ कितने प्रकार के छंद हैं। तो अब इस प्रकार के प्रश्नों में जिसको डाटा याद है ना वही कर पाएगा, और वो क्या है? 223। 223। नेमिनाथ रास में छंदों की संख्या कितनी है? तीनों प्रश्न बड़े शानदार पूछे हैं डाटा वाले। नेमिनाथ रास जो आपने पढ़ रखा है उसमें छंदों की संख्या कितनी है, मतलब कितने छंदों की रचना है, वो कहने का मतलब ये है। बिल्कुल आपने अगर इसका राइट उत्तर दिया है 58, तो आपका आंसर एकदम राइट है। कणहपा, कणहपा नहीं ये तो चणहपा था, कणहपा नहीं ये तो चणहपा था, चणहपा ने चर्या चर्या विनिश्चय लिखी, चर्या चर्य विनिश्चय लिखी, चर्या चर्य विनिश्चय लिखी थी, चर्या चर्य विनिश्चय लिखी थी। ये कणहपा, ये वो सिद्ध कवि था, ये वो सिद्ध कवि था, ये वो सिद्ध कवि था जिसने क्या किया था? गोरखनाथ के साथ, गोरखनाथ के साथ क्या किया था? गोरखनाथ के साथ क्या किया था? संवाद, संवाद, या फिर यूं कह सकते हैं शास्त्रार्थ किए थे। क्या किए थे? गोरखनाथ के साथ शास्त्रार्थ करना। अब ये बात मैंने बताई, लेकिन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या ये सही है भी, या सर सिर्फ बता रहे हैं? क्या वो कणहपाई था या वो डोंबिप्पा था? इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में अगर आ रहे हैं, इसका मतलब आपने पहले कुछ पढ़ रखा है। आपके दिमाग में इस प्रकार की चीजें नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ जो सर ने बताया वो फाइनल है, तब गड़बड़ होती है। क्यों? क्योंकि फाइनल ऐसे आप नहीं सोच सकते। समझ गए बात अब? और ये बात कहने वाले विद्वान भी कौन है? राहुल साकरात्यन हैं, जो कहते हैं कि कणहपा ने पांडित्य या कवित्व में मतलब बेजोड़ थे, और गोरखनाथ के साथ जो है वो क्या किया था? शास्त्रार्थ किया था। राहुल साकरात्यन कहते हैं कणहपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। क कणहपा नहीं ये तो चणहपा था, च चर्या चर्या विनिश्चय लिखी थी, च 74 ग्रंथ लिखे थे, च 74 ग्रंथ लिखे थे। तो ये भी एक हो गया। लुइप्पा के गुरु का नाम क्या था? ये बड़ा शानदार प्रश्न है। लुइप्पा के गुरु का नाम क्या था? सरहपा, विरूपा, डोंबिप्पा, सबरपा। तो आप जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा? सबरपा होगा। लुइप्पा, लुइप्पा को, चलो आगे प्रश्न दिया हुआ है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हमीर देव तक के समय को माना, किसने माना है? यानी आदिकाल का जो समय है वो महाराज भोज से हमीर तक के बीच का समय किसने माना है? तो वो मानने वाले विद्वान हैं, बताओ, देखें उत्तर दो। रामचंद्र शुक्ल। कौन है वो मानने वाले? वो मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्न में से किस विषय का वर्णन नहीं हुआ? यहां एक चीज ऐसी है जिसका वर्णन वीर गाथा में नहीं हुआ है। जो वीर गाथाकालीन रासो काव्य है उसमें उस चीज का वर्णन नहीं हुआ है। वो कौन सी चीज है? तो सबसे पहले ऑप्शन बढ़ते हैं। आश्रयदाताओं की अतिशय प्रशंसा। बिल्कुल, चारण कवि जो थे उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण की है, बढ़ा चढ़ा कर की है। कृष्ण लीलाओं का चित्रण इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण। बिल्कुल, हम पढ़ते भी हैं कि हर चीज का पूर्वार्ध भाग काल्पनिक है और उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है, तो इतिहास और कल्पना का मिश्रण भी है। युद्धों का सजीव वर्णन। बिल्कुल, चारण कवि कलम और तलवार दोनों के धनी होते थे और युद्ध में एकदम लाइव टेलीकास्ट करते थे। जो देखते थे वो हाथों हाथ लिखते थे। कोई बीच में सैनिक 3-5 करता तो कलम रख के तलवार उठा के पहले उसका हैप्पी बर्थडे करते, फिर वापस क्या लाइव वर्णन करने लग जाते थे। तो कलम और तलवार दोनों के धनी माने जाते हैं। तो इसमें कृष्ण लीला नहीं है, क्योंकि ये किसकी देन है? ये भक्ति कवियों की देन है, मतलब भक्ति काल की देन है। ठीक है ना। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया जाता है? अब ऊंचा स्थान से कुछ लोग ले लेते हैं सबसे पहले कौन था? नहीं, ऊंचा मतलब सबसे वरिष्ठ स्थान। क्यों? तो वो दिया जाता है लुइप्पा। अच्छा, लुइप्पा को क्यों दिया जाता है? क्योंकि इनके कारण जो है वो उड़ीसा का राजा और मंत्री भी जो है वो धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। संगोपता नेम का संबंध, संगोपता नेम आप जानते हैं, ये संबंध किस स्थान से है? स्थान से मतलब यूं कह सकते हैं कि किस रासो ग्रंथ से है संगोपता नेम का? पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो या खुमान रासो? बिल्कुल, आपने इसका सही उत्तर दे दिया। संगोपता नेम है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में टॉड का मत है। अब देखो, यहां लोग है ना गफलत में आ जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं ऐसे प्रश्न के अंदर, है ना। तो मैं आपको बताऊं, ऐसे प्रश्न जो लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं आप तो ना बस ये, जैसे मैं अब यहाँ पे नाम नहीं ले सकता लेकिन आपको बताऊंगा, जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव किताब है कोई, है ना, तो कहते हैं बस तू तो इस किताब को रट ले। अरे यार, रटने से सिलेक्शन नहीं होगा।
और हमारे दिमाग में धीरे 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 एक जहर डाला जा रहा है। ए फॉर एप्पल, क्यों? ए फॉर एरोप्लेन नहीं होती। अ से अनार, क्यों? अ से अदरक नहीं होती। तो ये जो हम ए फॉर अ से बोलते तुरंत अदरक और अनार बोलते हैं, अनार और एप्पल बोलते हैं, ये जहर है। ये जहर है कि हमें रटाया और हमने रट लिया। हमें हमारी समझने की शक्ति को जो है वो समाप्त किया जा रहा है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब रटा हुआ है। पृथ्वीराज रासो को टॉड ने क्या माना है? टॉड ने ऐतिहासिक माना है। टॉड ने कहा है कि ये तो ऐतिहासिक काव्य, टॉड ने ऐतिहासिक काव्य, टॉड ने ऐतिहासिक काव्य, रट लिया। हमने क्या कर दिया? ऐतिहासिक कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें यही बताया था। और बस इस झूठ को बड़े मसाला लगाकर प्रस्तुत किया जाता है। और स्टूडेंट भोला होता है क्योंकि कुछ ग्रामीण बैकग्राउंड से होते हैं, थोड़ी चकाचौंध में होते नहीं है, वो समझते नहीं। वो तो मतलब गुरु, डॉक्टर, इनको भगवान मानता है। इनको क्या मानता है? भगवान मानता है कि बस सर आप हमारे भगवान हो, डॉक्टर साहब आप तो भगवान, डॉक्टर को दूसरा भगवान। लेकिन जब गुरु और डॉक्टर भी अगर मान लो इस तरह से बच्चों को बरगलाएंगे, या मान लो जो पेशेंट के साथ गद्दारी, ये अगर अपने पेशे के साथ गद्दारी करेंगे तो इस देश का भविष्य क्या होगा? मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लोगों से ये कह रहा हूं, रट्टाफिकेशन छोड़ दो। रटने की प्रवृत्ति बाद की होती है, पहले किसी चीज को समझना सीखिए। ये क्या कह रहा है? पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में टॉड का मत है। मत देखो, टोटल हम 3 ही मत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 3 ही मत पढ़ते हैं। एक प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन से हैं? वो हैं अगर 1000 मुनि सुने तो। अगर 1000 मुनि सुने तो, यानी अगरचंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिनविजय, सुनीति कुमार चटर्जी। ये रटो आप कि हाँ भाई ये अर्ध प्रमाणिक मानने वाले 4 विद्वान हैं। ठीक है। अब इसी के अलावा जैसे ऐतिहासिक माना किसने? बिल्कुल टॉड ने माना, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरह से मान लो इस पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानने वाले वो कौन है? नरोत्तम, है ना। नरोत्तम स्वामी जो है, नरोत्तम जो है वो इसको मुक्तक काव्य मानते हैं। प्रमाणिक, अब देखो अप्रमाणिक मानने वाले कौन है? तो अब अप्रमाणिक मानने वाले आप लिख सकते हो, डॉक्टर गौरी देवी ने शुक्ल को मुरारी की दुकान से मोती श्याम की माला पहनाई। अब ये जो मैंने एक लिखी, ये ट्रिक रटने लायक है कि इसको थोड़ा रट लो ताकि याद रह जाए कि ये अप्रमाणिक किया है। अब डॉक्टर से डॉक्टर वूलर की बात हो रही है, गौरी से गौरी शंकर देवी मुंशी देवी प्रसाद, है ना, रामचंद्र शुक्ल, मुरारी, ठीक है, मोतीलाल मिनारिया, श्यामल, ये सारे क्या है? ये अप्रमाणिक मानने वाले हैं। तो प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन विद्वान है? वहां पे ट्रिक क्या आएगी? प्रमाणिक मानने वाली जो ट्रिक है ना, तो प्रमाणिक मानने वाली ट्रिक में क्या होगा? इस प्रकार से होगा। देखो मैं बताता हूं, वो ट्रिक इस प्रकार से क्या है? वो है कर्नल श्याम सुंदर दशरथ के साथ, कर्नल श्याम सुंदर दशरथ के साथ, कर्नल श्याम सुंदर दशरथ के साथ, मैं अब बताओ, ये मेरे दिमाग से निकलने लग गई। नहीं निकलने नहीं लगी, क्योंकि एक मिस हो गया, मिस होते गड़बड़ हो जाएगी। कर्नल श्याम सुंदर दशरथ के नहीं, किस कोई मित्र है यहां पर? कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ, बिल्कुल मैंने कहा ना गड़बड़ हो रही है। अब याद आ गई। कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ दशरथ से मिलने अयोध्या गए। तभी जॉर्ज बंधु नगेंद्र से मथुरा में मिले। ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक किसकी है? प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों की है। ये ट्रिक किसकी है? प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों की है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये क्या है? कर्नल यानी कर्नल जेम्स टॉड, यानी ये क्या मान रहा है? इसको प्रमाणिक मान रहा है। तो इसका मतलब पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में टॉड का मत क्या है? प्रमाणिक है। तो आप ये तभी कर सकते हो जब आपके रटा हुआ नहीं है। अगर आपके रटा हुआ है तो आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। इसीलिए किसी चीज को समझें, उसके बाद पढ़ने का प्रयास करें। 12 वर्ष रो कुकर जिए, 13 रो जिए शियार, और बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? नरपति नालय, जयदेव, जगनिक, अमीर खुसरो, ये पंक्ति है किसकी? बताओ देखें। तो आप जानते हैं ये परमाल रासो की पंक्ति है। परमाल रासो, 12 वर्ष रो कुकर जिए, 13 रो जिए शियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है। फिर से वही ट्रिक आ गई। तो अब आपको वो तीनों ट्रिक याद है, तो आपको पता रहेगा कि मुनि जिनविजय ने माना था
अर्ध प्रमाणिक। क्या माना था? अर्ध प्रमाणिक माना था। ये पूछ रहा प्रमाणिक। रामचंद्र शुक्ल ने, आपको पता है, साफ साफ बोल दिया था, यह पूरा ग्रंथ ही क्या है? जाली है। मोती श्याम की माला रामचंद्र शुक्ल को ही पहनाई थी, तो यह भी क्या है? अप्रमाणिक है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र किसको क्या मानते हैं? इसको प्रमाणिक मानते हैं। रटने की जरूरत पड़ी क्या मुझे? मैंने रटा क्या? रटने से नहीं होता है। कितना रटोगे? हर चीज नहीं रटी जाती। लेकिन पता नहीं बार बार दिमाग में स्टूडेंट बोल, सर अब आप कहो तो हम इतना रट लेते हैं। क्यों रट लेते हैं? रट्टाफिकेशन करने वाले कभी इस पेपर को हल नहीं कर सकते। अभी तक आगे कुछ क्वेश्चन और देखना। पृथ्वीराज रासो के लघुत्तम संस्करण के संदर्भ में संगत नहीं है। इसके संदर्भ में क्या संगत नहीं है? इस संस्करण में 1300 छंद हैं। दशरथ शर्मा ने इसे मूल रासो माना है। इस संस्करण में 3500 छंद में 19 सर्ग हैं। यह सबसे प्रचलित संस्करण रहा है। एक चीज नहीं है भाई, सीधी सी बात है, या तो 3500 नहीं है या 1300 नहीं है। और आप जानते हैं सबसे छोटे वाले में 1300 हैं, ये नहीं है, बल्कि ये किस में है? ये 3 नंबर में, यानी सबसे पहला वृहद है, फिर मध्यम है, फिर लघु है, फिर लघुत्तम है। तो ये कौन सा है? ये बात है लघु की। ये बात किसकी है? लघु की है। और ये किसकी है? ये सबसे छोटा है, यानी लघुत्तम की बात है। स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किस रासो ग्रंथ के बारे में कहा जाता है? तो ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना, कि स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसको कहा गया है। तो स्वाभाविक विकास, अच्छा किसने कहा है? तो सबसे पहले तो ये कहा है बाबू गुलाब राय ने। किसने कहा है? बाबू गुलाब राय ने कहा है। किसने कहा? बाबू गुलाब। कहा किसे है? ये कहा है पृथ्वीराज रासो को। किसको कहा है? पृथ्वीराज रासो को बाबू गुलाब राय ने कहा है स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? सुख सुखी संवाद। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? पूरा का पूरा जाली ग्रंथ है, लेकिन महाकवि भी कहा है। अस्त्रीय जन्म काई दिदड़ महेश पंक्तियां किस रासो काव्य की है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हमीर है, पृथ्वीराज है, बिसल देव या खुमान है? बताओ देखें। सिंपल से प्रश्न है, मेरे ख्याल से ये याद होने चाहिए आपको। बताओ देखें। ये भाई आपको ये याद, खुमान रासो अलग चीज है, इसमें तरह की पंक्ति नहीं है, इसमें भी नहीं है। हमीर रासो सारंग दरवाड़ा है, जिसके प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर ने संकलित किए थे, जज्जर बब्बल वगैरह वो पद मिलते हैं। ये पंक्ति है नरपति नालय, है ना, नाल रसायन आरंभई 1272 जेठ बदी नवमी बुधवारी नालह रसायन आरंभई, है ना, शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। ये पूरी पंक्तियां हैं इस प्रकार से। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा संपादित पृथ्वीराज रासो जो है, उसके प्रथम संस्करण में कुल कितने छंद हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 17,000, 16,306, 16,606, 1300। सर ऐसे प्रश्न आते थोड़ी हैं, आप तो ऐसे प्रश्न बना रहे हो। 5 उंगलियां समान है क्या? स्टूडेंट कभी समान नहीं होता। अरे आज तक जो नहीं आया, क्या वो आएगा नहीं? ऐसा थोड़ी है। आपको तैयारी कर रहे हो तो तैयारी हमेशा इस तरह से की जाती है, एक एक चीज को समेटने का प्रयास किया जाता है। तैयारी ऐसे नहीं होती, पेपर आए पढ़ लिए। और जो आज कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, भाई आप खुद सोचो, आपको जोड़े रखने के लिए, आपको पढ़ाई के टच में रखने के लिए मैंने जीके भी स्टार्ट करने का प्रयास किया। आपने, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, अभी तक क्वेश्चन और है, हम एक बार यहाँ बात करेंगे 2 मिनट। देखिए, आपको जोड़े रखने के लिए, जोड़े के सर आपका फायदा है, यूट्यूब पे आपका सब्सक्राइब वगैरह वगैरह, उसके लिए करते हो। निश्चित रूप से जॉब लगने के बाद मेरी रुचि थी कि मैं पढ़ाऊं, और मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर इसे मेरा स्वार्थ समझा जा रहा है तो समझा जाए, लेकिन मेरे स्वार्थ में सिर्फ और सिर्फ आपका हित है, आपका अहित नहीं है। जैसे मैंने जब आज से ये ऐड मार्च का बना हुआ है, कब का बना हुआ है? मार्च का। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 0 लेवल हिंदी फ्री बैच, 0 लेवल हिंदी फ्री बैच है। इसका मतलब आपको एकदम स्टार्टिंग से मैंने हिंदी साहित्य करवाने का प्रयास किया है। ये हिंदी साहित्य असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता, नेट, जेआरएफ, सेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, है ना, इन सब में काम आएगा। इसके अलावा व्याकरण करवाएंगे, वो रीट में काम आएगी। सेकंड ग्रेड में पूरा साहित्य काम आएगा, और पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी जो व्याकरण स्टार्ट करेंगे उसमें काम आएगी, है ना। तो मुख्य रूप से हिंदी साहित्य, व्याकरण, काव्य शास्त्र, इसके अलावा शिक्षण विधियां भी करवाएंगे। अब आप देखो, ये जो पूरा, अब कुछ अभी तक आपको पता है कितनी क्लासेस हो चुकी है? 78 क्लास जो है वो हो चुकी है। और टोटल ये कितनी क्लासेस का कोर्स है? 200 से ज्यादा क्लासेस का कोर्स है। समझ गए बात आप? अभी तक कितनी हुई? 78। अब कई बच्चे, नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं, आज भी शायद नहीं होंगे, वो ये पूछते हैं सर आप नया बैच शुरू कर रहे हो क्या? यार एक बात सोचो, अभी एक ही पूरा नहीं हुआ है, नया बैच बीच में शुरू, तो सर वो तो 78 क्लासेस हो चुकी है। अरे तो कौन सा अमीर खुसरो बदल जाएगा, विद्यापति बदल जाएगा, कौन सा बिसल देव बदल जाएगा, पृथ्वीराज चौहान बदल जाएगा? सेम क्लासेस है, लेटेस्ट इसी अपडेट
क्लासेस पढ़ा रहे हैं, यानी ये नोट्स पूरे क्या हैं, अपडेट क्लासेस के साथ पढ़ा रहे हैं। तो निःशुल्क क्लासेस जो हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पढ़ना शुरू कर दो, एक एक वीडियो दिन में देखा करो, जुड़े हुए रहोगे। अब तक आप देखना फर्स्ट वीडियो पर 78वीं क्लास है ना, 78,000 लोग जो हैं वो फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं। इसका मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं और तुम लोग अभी तक पीछे हो, इस बात को दिमाग में रखें। और ये पूरा फ्री कोर्स निःशुल्क यूट्यूब पर ही रहेगा। कई बोलते हैं सर पेड कोर्स नहीं दोगे क्या? आप पेड कोर्स देने की फिलहाल जरूरत नहीं है, पढ़ लो फ्री। मैंने इस बार पूरा फ्री कर रखा है, निःशुल्क फ्री पढ़ो, आनंद आएगा। नरोत्तम दास स्वामी में पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का काव्य माना है? अभी मैं बता के आया हूं, बताओ। देखें, नरोत्तम दास स्वामी ने माना है मुक्तक काव्य। क्या माना है? मुक्तक काव्य माना है। पृथ्वीराज विजय डॉक्टर वूलर को कहां से प्राप्त हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। पृथ्वीराज विजय भाई, सबसे पहले डॉक्टर वूलर ने 1865 के आसपास जो है वो इस पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना था। तो वो किस आधार पर माना? क्योंकि इन्हें क्या है, जब ये कश्मीर यात्रा के दौरान गए थे, कश्मीर यात्रा के दौरान जहां वो लाइब्रेरी में घूमने जाते हैं, तो लाइब्रेरी में उनको ये ग्रंथ मिलता है पृथ्वीराज विजय। इस ग्रंथ को जब ये पढ़ते हैं, तब इसके आधार पर जब सन मैच नहीं होते हैं, तब ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, जाली ग्रंथ है, मतलब अप्रमाणिक है। अमीर खुसरो किस रचना में भारतीय बोलियों का वर्णन करते हैं? मतलब अमीर खुसरो की कौन सी रचना में भारतीय बोलियों के बारे में बताया गया है? दो सुखने, मुकरियां। अब जैसे मान लो ये मैंने बताया था मुकरियां, मुकरियां नाम क्यों पड़ा? यानी कहकर मुकर जाने से मुकरियां पड़ गई। मुकरियां कहकर मुकर जाना, मतलब पहले एक बात कहना फिर मुकर जाना। क्या मैं तो ऐसा थोड़ी कह रहा, ना सकी साजन है अंग्रेज, जिस प्रकार से वो पढ़ता है ना, है ना, तो मतलब कह के फिर मुकर जाना। खैर, इसमें क्या है, नूह सिपर, इसमें भारतीय बोलियों का वर्णन है। 84 दोहों में रचित श्रृंगारिक काव्य कौन सा है? देखो कितना अच्छा प्रश्न है। मतलब अब ये नहीं पूछा कि फलानी फलानी रचना में कितने दोहे हैं, अब की बार पूछा, आपको बताया है कि भाई 84 दोहे हैं। अब आप तो हमें ये बताओ कि 84 दोहों में रचित वो रचना कौन सी है, बताओ। बिल्कुल, वसंत विलास। मैं आपसे अगला प्रश्न पूछ लूंगा, बताओ वसंत विलास किसकी है? बताओ, कमेंट में आना चाहिए। क्या ये अज्ञात की है? सर हाँ, अज्ञात रट रखा है हमने। अरे अज्ञात का मतलब जिसका ज्ञात नहीं है, जिसके रचनाकार का पता नहीं। परमाल रासों के संदर्भ में असंगत है। बताओ। देखें, आज मैंने कहा ना, क्लासेस नहीं आने के पीछे भी कारण ही होते हैं कोई ना कोई। परमाल रसों के संदर्भ में असंगत है। यह वीर रस की रचना है। क्या है? क्या ये? इस ग्रंथ की साहित्यिक प्रति पुणे संग्रहालय में रखी हुई है। इस काव्य को आलखंड कहा जाता है। यह ग्रंथ अपनी गेयता के लिए प्रसिद्ध है। देखो, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है। ये इसकी प्रति पुणे में नहीं है। पुणे में जो दूसरे रासों शायद खुमान रासों के प्रति है। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? बताओ। देखें तो उपदेश रसायन, जिनदत्त उपदेश, जिनदत्त उपदेश, जिनदत्त उपदेश, जिनदत्त सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास के संदर्भ में असंगत कथन बताओ। इसका रचनाकार शालिभद्र सूरी। इसमें शांत श्रृंगार विवश इसकी प्रधानता है, रस की प्रधानता इसकी नहीं, मतलब रस की प्रधानता है। मुनि जिन विजय इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। यह 205 छंदों का खंड काव्य। बताओ। देखें कौन सा कथन है जो गलत है इसमें? तो देखिए, इसमें यह कथन गलत है। कैसे? बिल्कुल सर, इसमें शांत है, इसमें श्रृंगार है, लेकिन यहां विवश नहीं है। विवश की जगह क्या है? इसमें शांत, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। सिद्धों की वाणी को संजीवनी बूटी किसके द्वारा कहा गया है? कितना अच्छा प्रश्न बनाया 33 कि सिद्धों की वाणी को, सिद्धों को, नाथों को जैसे अवधूत संप्रदाय वगैरह वगैरह जो नाम दिए गए हैं, है ना, उसी तरह से सिद्धों की वाणी को संजीवनी बूटी कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे आइए, आक्रोश की भाषा का पहला पहल प्रयोग सर हपा में दिखाई देता है। ये कथन किसका है? वो ये गजब प्रश्न है। मतलब आपको अगर सोचने पे मजबूर किया जा रहा है तो निश्चित रूप से प्रश्न में क्या है? दम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बताओ। देखें, ये बच्चन सिंह का स्वर है। किसका है? बच्चन सिंह का। नेक्स्ट, किसने अपनी भाषा को देसी भाषा का, मतलब खुद की भाषा को क्या कर लिया? देसी भाषा कहकर पुकारा है। बताओ। देखें, पुष्पनंद, स्वयंभू, धनपाल या अब्दुल रहमान? ओहो शिट,
क्लास बंद तो नहीं हुई भाई? 29 2 सेकंड के लिए शायद आपको लाइट चली गई और लाइट के कारण जो है वो एकदम से बोर्ड, हालांकि व्यवस्था तो बढ़िया कर रखी थी, फिर भी आपको पता है दिक्कत, तो ये स्टार्ट होने में वापस टाइम लेगा। मेरा यही कहना है आपका कि वैकेंसी जब तक नहीं आती है तब तक आप लोग जो है वो कंटिन्यू क्लासेस लेते रहें, अपना पढ़ाई के टच में रहोगे ना तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, और अगर पढ़ाई के टच में नहीं रहोगे तो आपको निश्चित रूप से नुकसान होगा लास्ट में। मेरी इस बात को मानना, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे रीजन है, क्योंकि वैकेंसी जब भी आएगी तो पेपर बहुत, मान लो जब पेपर होना होता है तो 2-2.5 महीने के अंदर अंदर पेपर हो जाता है, फिर आप किताबों के पीछे भटकोगे, नोट्स के पीछे भटकोगे। इससे अच्छा है कि कोशिश ये करो कि आप लोग जो है कंटिन्यू जुड़े रहोगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। देखो दोबारा स्टार्ट करना पड़ा है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, लेकिन ठीक है इन्वर्टर है इसलिए अपना कैमरा वगैरह बंद नहीं हुआ है ना। चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, आपको 2 मिनट में स्टार्ट कर दूंगा। कैसा बढ़िया क्लास चल रही थी, डिस्टर्बेंस हो गई है ना, होगी तो हो गई, क्या किया जा सकता है, लेकिन रुकना नहीं है अपने को। कहाँ तक हो गए अपने? 34 के आसपास चल रहे थे क्या? 38, ये लीजिए। तो आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग जो है वो हमें कहाँ दिखाई देता है? सरहपा में दिखाई देता है। ये बात कहते कौन है? ये कहते हैं बच्चन सिंह कहते हैं, ये बात हमने कह दी बच्चन सिंह ने। उसके बाद देखिए निम्न में से किसने अपनी भाषा को, देसी भाषा का हमने अभी पढ़ा, स्वयंभू ने। उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत का समय कौन सा माना है? 7वीं शताब्दी माना है या 8वीं? अब यहाँ पे बड़ा दिक्कत होती है क्योंकि हम 7वीं किसे मानते हैं 8वीं किसे मानते हैं, बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पे शिव पुष्पदंत का समय 7वीं शताब्दी माना है, मैंने लिखा रखा है वकायदा, शिव सिंह सेंगर ने 7वीं माना है, किसने कौन सी माना है? कवि पुष्पदंत के विषय में असंगत कथन बताओ। इन्हें अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है, इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु कहकर पुकारा है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाका की जड़ कहा है। ये प्रारंभ में जैन मतानुयायी थे, बाद में ये शैव मत स्वीकार कर लिया था। इनमें से कौन सी एक गलत बात है बताओ। देखें तो अब तक तो आपको उत्तर मिल चुका होगा, आप कईयों ने तो गलत दिया है लेकिन मैं जानता हूं, देखो ये गलत उत्तर है। इसमें क्या है, ये प्रारंभ में शैव थे, बाद में इन्होंने जैन धारण कर लिया था, और मैंने इस ऑप्शन में सिर्फ इतना सा चेंज किया ताकि ये कौन जिसने रट्टा मार रखा है ना उसे पता है कि हाँ कोई ना कोई धर्म जो है वो चेंज किया था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि एग्जामिनर आपके दिमाग में जो रटंत कीड़ा ना उसको साइड में कर देगा, ऐसा पेपर देगा कि रट्टी हुई चीज काम ही नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लासेस पढ़ने का प्रयास करो। पाश्चात्य विद्वान विंटरनित्ज ने किस रचना के लिए रोमांटिक महाकाव्य कहकर पुकारा है? बताओ रोमांटिक महाकाव्य का है किस रचना के लिए? तो वो कहा है भविष्यत कहा, और भविष्यत कहा किसकी है? धनपाल। कौन सी शताब्दी है? 10वीं शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है? वो ये है अपने 10वीं शताब्दी है। ठीक है, उसके बाद आप फिर देखो किस रचना से दोहा काव्य का प्रारंभ माना जाता है? प्राकृत पैंगलम है ना, प्राकृत पैंगलम, परमात्मा प्रकाश, योग सार या पाहुड़ दोहा? बिल्कुल आपको उत्तर मिल गया है, इसका उत्तर है योग सार। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किस कृति के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि इन दोहों में श्रृंगार रस की जो परंपरा प्रारंभ हुई वह आगे चलकर बिहारी में देखने को मिलती है? ये कथन किस रचना के संदर्भ में कहा जाता है? बताओ देखें किस रचना के संदर्भ में कहा जाता है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल ढोला मारूरा दोहा के संदर्भ में यह कथन कहा जाता है। अब आप इस चीज को यूं भी देख सकते हैं, देखो मैं आपको बता दूं कि राउलवेल से जो श्रृंगार परंपरा स्टार्ट होती है, श्रृंगार परंपरा स्टार्ट होती है, उसका वो हमें आगे कहाँ मिलती है? ढोला मारूरा दोहा में मिलती है। ठीक है, ढोला मारूरा दोहा में। यही ढोला मारूरा दोहा आगे चलकर हमें कहाँ मिलता है? यही आगे चलकर हमें बिहारी में मिलता है। ठीक है, देखो लेकिन जब ये यहाँ पे आई, इस मतलब ये जो श्रृंगार परंपरा जो है इसका यूं मान लो विकसित रूप जो है या बढ़ाव जो है, विकसित रूप या बढ़ाव, ये इसमें तब ये दोहों में नहीं था। इधर हेमचंद्र
हेमचंद्र ने दोहों में लिखा था, तो हेमचंद्र से तो इसको मिले ढोलामारूरा दोहा, और इधर से आई श्रृंगार परंपरा, तो दोहों में श्रृंगार परंपरा आ गई बिहारी में। लेकिन इस राउलवेल की जो श्रृंगार परंपरा है उसका चरमोत्कृष्ट जो है वसंत विलास, उसका चरमोत्कृष्ट जो है वसंत विलास है ना, इसमें मिलता है देखने को। किसमें मिलता है? वसंत विलास में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये ट्राइंगल है, अगर आपके समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने क्लास में समझा रखा है बढ़िया तरीके से, ठीक है। ढोलामारूरा दोहा, आगे चलिए। ढोलामारूरा दोहा को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना जाता है। देखो मैंने जो डायग्राम बनाया ये उसी का है। ढोलामारूरा दोहा, इसमें क्या है? दोहे हैं। इन दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के बीच की कड़ी माना जाता है। लेकिन ये बात तो हो गई, ये माना किसने है? ये माना किसने है? तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। पदावली विद्यापतिकृत, पदों को मादकता की लहर किसने कहा है? मादकता, या आप कहीं कहीं किताबों में पढ़ोगे नागिन की लहर, ये किसने कहा है? तो ये कहा है निराला ने। किसने कहा है? निराला ने कहा है। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले कौन कौन हैं? तो बहुत सिंपल हैं, राम, फिर राम, फिर राम, तीनों ही ये जो राम राम मानने वाले हैं, क्या ये श्रृंगारी? मुख्य रूप से राम वाले याद रखो, ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों हैं वो श्रृंगारी मानते हैं। कौन सा मानते हैं? श्रृंगारी कवि मानते हैं, है ना। इसके अलावा आप इसको बच्चन सिंह और लिख सकते हो। ये बच्चन सिंह भी क्या मानते हैं? श्रृंगारी कवि मानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप जो हैं, एक तो जनार्दन मिश्र और एक व्यक्ति और आएगा, अच्छा हाँ ठीक है। तो श्रृंगारी कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। अब ग्रियर्सन क्या मानते हैं? देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन और जनार्दन मिश्र, ये दोनों जो व्यक्ति हैं, इनके बारे में अब तक तो आज तक हम गलत पढ़ रहे थे। बाकी ये दोनों इसे रहस्यवादी मानते हैं। क्या मानते हैं? इन्हें रहस्यवादी मानते हैं। इनके अलावा जो हैं वो सारे क्या मानते हैं? वो भक्त कवि मानते हैं, जैसे चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, नगेंद्र हो, गणपति चंद्र गुप्त हो। समझ गए? विद्यापति को रहस्यवादी मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान है जनार्दन मिश्र, भी ऑप्शन में है, ग्रियर्सन भी ऑप्शन में है। लेकिन जनार्दन मिश्र बाद के हैं, तो पहले कौन मानेगा? ग्रियर्सन। ये बात मैंने यहां बता दी कि जॉर्ज ग्रियर्सन और जनार्दन मिश्र ये रहस्यवादी मानते हैं। और अगला ही प्रश्न था तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। दयालदास की जो राठौड़ारी ख्यात है उसमें किसका विवरण है? जय मयंक जसचंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश, और उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दोनों का इन दोनों को ग्रंथ जो है वो अलग से नहीं मिलता, बल्कि राठौड़ारी ख्यात जो है दयालदास ने लिखी थी उसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है। वसंत विलास के संपादक कौन हैं? वसंत विलास के जो हैं वो संपादक कौन हैं? बताओ देखें। वापस लाइट आ गई, लेकिन एक बार तो अपने गड़बड़ कर गई ना। वसंत विलास के संपादक जो हैं वो कौन हैं? केशव राय, लाला हर्षद राय, केशवलाल ध्रुव, अ व ब दोनों। केशव राय, अ व ब दोनों। हाँ, तो इसमें तो वही बात हो गई। ये केशव राय, लाला हर्षद राय, ये तो एक सेम ही नाम हो गए, तीनों के तीनों एक ही व्यक्ति के नाम घुमा फिरा के। तो इसमें तो ठीक है, अ व ब दोनों कर दो या सर तीनों कर दो। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए आनंद संवत की कल्पना की गई है। मतलब एक विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक है, और वो प्रमाणिक है क्योंकि उसमें उसके सन इसलिए मैच नहीं करते क्योंकि उस समय आनंद संवत चल रहा था, और आनंद संवत और विक्रम संवत इनमें क्या है 90 से 100 वर्षों का अंतर था। ये तर्क देने वाले विद्वान कौन है? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। हमीर रासो रचना पर अपभ्रंश रचना परंपरा की समाप्ति किसने मानी है? मतलब देखो, दो रासो जरूर याद रखना इस मामले में, एक तो हमीर रासो और एक विजयपाल रासो। इन रासों को दो रासों को जरूर याद रखना। क्यों? हमीर रासो के बारे में तो यह है कि यहीं से ये सेंटेंस याद रखना, अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति हमीर रासो से मानी है। किससे मानी? हमीर रासो। और विजयपाल रासो के बारे में कहा जाता है कि इसे रासो में स्थान ही मत दो, रासो में स्थान नहीं। और ये दोनों ही तर्क है किसके? ये दोनों ही तर्क रामचंद्र शुक्ल के हैं कि वो अमीर रासो को अपभ्रंश रचना परंपरा की समाप्ति मानते हैं रासो की, और विजयपाल रासो जो है वो रासो को स्थान देना ही नहीं चाहिए रासो में, क्योंकि अपभ्रंश भाषा में लिखित है।
उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस सती की रचना है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो किस सती की रचना है, बताओ। देखें तो ये सिंपल है, ये 12वीं। अब देखो ये डाटा वाला क्वेश्चन है, ये रटा हुआ है वही कर सकता है। यहां पर मतलब डाटा रटना पड़ता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद यहां समझने वाली चीज नहीं है। वर्ण रत्नाकर की भाषा, वर्ण रत्नाकर है किसका? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ये इनकी रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। और अवधि अपभ्रंश मैथिली ब्रज किस में है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर जो है वो मैथिली भाषा की रचना है। किस भाषा की रचना है? मैथिली भाषा की रचना है। उसके बाद देखिए आप राजस्थान जीके, बिल्कुल जिस प्रकार से मैंने हिंदी स्टार्ट की और स्टूडेंट्स का जो सपोर्ट मिला कि सर बहुत बढ़िया क्लासेस हैं, और लगातार मेरे जो उसमें जो टेस्ट सीरीज मैंने हिंदी पॉइंट पर दी, उस टेस्ट सीरीज में लगभग हिंदी के 500 स्टूडेंट जो है वो टेस्ट दे रहे थे। तो उसी के चलते हमने 40 दिन का सेकंड ग्रेड का कोर्स चलाया और मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, और फिर हमने 0 लेवल से राजस्थान जीके अपडेट कोर्स स्टार्ट किया है। और हमने घिसे पिटी वही पैटर्न नहीं लिया कि पहले जो गाइडों में दे रखी है चीज वो पहले पढ़ाए, नहीं। आप जानते हैं कि पेपर में आज का सिलेक्शन जो है वो आप पॉलिटी, वो क्या है, एक तो पॉलिटी और दूसरा है इको, इन दो पे डिपेंड करता है। तो इस बार मैडम ने सबसे पहले क्या पढ़ाना स्टार्ट किया? पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो है, इसके बाद हम इको लेंगे, फिर हम ज्योग्राफी लेंगे, फिर हिस्ट्री, फिर कल्चर लेंगे। पढ़ने का पैटर्न बदलो यार, बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है तरीका बदलो, लक्ष्य मत बदलो कि नहीं सेकंड ईयर में नहीं हो रहा मैं कांस्टेबल की तैयारी करूंगा। नहीं, बार बार सिलेक्शन नहीं होने के पीछे आपको तरीका बदलना पड़ेगा। और वही बस घिसा पिटा पैटर्न पढ़ोगे कि बस रट रहे हैं, एक किताब ले आए कि सर इससे सिलेक्शन हो जाएगा, सर वो फलानी किताब बेस्ट बता रहे हैं। मैं तो कहता हूं जब तक खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, चाहे मेरी किताब पढ़ लेना चाहे किसी और की किताब पढ़ लेना, सिलेक्शन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बस बात इतनी सी है, ठीक है। और मैडम ने 2 बार आरएस मतलब मेंस तक मतलब मेंस में बैठे हुए हैं और इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं, यानी इनका रिटर्न एग्जाम बहुत शानदार है। कहने का मतलब सीधा है, सिलेक्शन होना नहीं होना, मेहनत करनी वो अलग बात है, लेकिन एक बात चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो रिटर्न की तैयारी करते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो हर चीज को एकदम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। इसीलिए आपको ये क्लासेज इतनी पसंद आ रही है। और मैं फिर बता दूं, कई बच्चे बोलते हैं सर हमारे ये असिस्टेंट, अरे असिस्टेंट प्रोफेसर में तो 100% काम किए। स्कूल व्याख्या था सेकंड ग्रेड में, जो टॉपिक लगे हुए वो पढ़ लो, बाकी नहीं लगे मत पढ़ो। और क्यों नहीं पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ो यार? अभी तक वैकेंसी नहीं है, तब तक राजस्थान जीके तैयार हो रहा है, तो बढ़िया तैयार कर लो ना। क्या पता कल को सिलेबस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दे, जैसे पिछली बार किया था, ठीक है। आरएस में काम कर, राजस्थान पुलिस एसआई में तो बहुत बड़ा काम रोल है। राजस्थान जीके तो आपका सब जगह काम आएगा। ये बढ़िया पढ़ोगे तब आगे चलकर हम इंडिया जीके, हिस्ट्री का वगैरह जो स्टार्ट करेंगे, ताकि स्कूल व्याख्याता का पूरा कंप्लीट लेंगे। लेकिन इन क्लासेस को रेगुलर देखा करो। चलिए, परमाल रासों को अर्ध प्रमाणिक किसने माना है? मतलब परमाल रासों को आपने आज तक पढ़ा है कि पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक वगैरह कौन मानता है, लेकिन यार उसने अब की बार परमाल रासों का पूछ लिया, फिर क्या करोगे? तो परमाल रासों को अर्ध प्रमाणिक माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी काव्य धारा के रचयिता हैं, बताओ। देखिए मैं आपको आगे एक बहुत गजब प्रश्न आएगा और उसका आंसर आप में से 90% लोग गलत देंगे, ऐसा प्रश्न आएगा। और मैं फिर साबित करूंगा कि रट्टाफिकेशन काम नहीं आती है। डाटा को समझने का प्रयास करो, अच्छे से पढ़ो। हिंदी काव्य धारा के रचयिता कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, राहुल साकरात्यायन या फिर शिव प्रसाद शर्मा। तो हिंदी काव्य धारा किसकी है? राहुल साकरात्यायन की है, 44 में लिखी थी। कौन सा कथन असंगत है? वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा का विश्वकोश कहा जाता है क्या? बोला सर सुना तो ऐसा ही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्यवस्थित व्याकरण शास्त्र कहा जाता है क्या? बोला सर सुना तो ऐसा ही है। रणमल छंद 72 छंदों का वीर गीत है और राहुल वेल शिलांकित कृति है, तो ये तो सुना है। तो फिर आखिर ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपको नहीं आ रहा है? मतलब कुछ तो गड़बड़ है। 53 में इस प्रश्न, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको ढंग से देना चाहिए। बताओ देंगे, देखो ये रणमल छंद है ना, 72 में नहीं है, ये 70 छंद की रचना है। बस उसने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, और हम क्या कर बैठे, गलत कर बैठे। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने कहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब आज का पेपर जो मैंने तैयार किया था इसमें 50 मैंने ऐसे तैयार किए जो एवरेज स्टूडेंट कर सकता है, 25 ऐसे तैयार किए जो थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ता है वो कर सके। उसके बाद के जो 25 क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन वही तैयार कर सकता है जिसने पढ़ने में रुचि है,
जिसके पढ़ने में रुचि है, बस ये बात। तो अवधि का प्रथम कवि किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। राउलवेल की श्रृंगार परंपरा को चरम सीमा पर पहुंचाने का काम किसने किया? अब भी डायग्राम बना के आया हूं मैं, अब भी डायग्राम बना के आया हूं। उसको चरम सीमा पर पहुंचाने का काम किया वसंत विलास में। ढोला मारू और दूहा में तो उसका विकसित रूप दिखाई देता है ना, वसंत विलास में। इस काव्य यानी वसंत विलास की भाषा में ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती हुई नजर आती है। ये कथन किसका है? बताओ, देखें किसका कथन है ये? वसंत विलास की भाषा में पिंगल जो है ब्रज भाषा का रूप लेती हुई दिखाई देती है। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का। आदिकालीन हिंदी साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? अब ये छोटी छोटी लाइनें हैं, सिंपल लाइनें हैं, लेकिन अगर आप भूल रहे हो सर याद नहीं आ रहा ये, तो अरे याद कैसे आएगा? याद इसलिए नहीं आएगा, रट्टा था तुम लोगों ने। तो सर इसमें आप समझाएं, अगर आप कूले माले के बारे में अच्छे से जान लेते तो आप गलत नहीं करते, लेकिन आपने जाना ही नहीं, आपने रट लिया। बोला सर हम तो जो है बस फलानी किताब में ऑब्जेक्टिव थे पिछले साल के आए पेपर, बस उसको एकदम हमने तो रट लिए सारे ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव भी कैसे? अच्छा रटते भी कैसे हैं? जैसे ये ऑब्जेक्टिव है, पहले ही आंसर लगाए हुए हैं। जैसे यहां मान लो लिख रखा है कि भाई इसका आंसर जो है वो ब है ना। आदिकालीन हिंदी साहित्य गद्य का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? अच्छा कूले माला कूले माला कूले माला कूले माला, भी 3 ऑप्शन देखे ही नहीं। सर हमने तो है ना इसको फटाफट वन लाइन की तरह बना लिया और फटाफट रट लिया। ये चीजें एग्जाम के बाद की होती है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद की होती है, पहले की नहीं होती है। लेकिन कई बार मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि स्टूडेंट को इतना समझाते हैं फिर भी वो जानबूझ के भटकता है, जानबूझ के खराब होता है, तब गुस्सा आता है, और कुछ नहीं है। बाकी मैं तो सब हम मेरे लिए तो आप सारे समान हो। मैं तो चाहता हूं कि आप में से कईयों जो मेहनत कर रहे हैं, कई कौन से जो मेहनत कर रहे हैं उनका भगवान सिलेक्शन करवाए, ताकि उनके माता पिता की आंखों में जो है वो खुशी के आंसू है, लेकिन पढ़ते नहीं। इतिहास एक दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। इतिहास के संबंध में ये परिभाषा किसकी है? बस या रट्टा। अब आप में से चुप हो गए, अब आप में से चुप हो गए कि कौन सा होगा? इसका होगा कॉर्लाइल। कॉर्लाइल। अब मैं कोई भगवान हूं, मुझे कैसे याद हुआ? वैसे ही आपको याद होगा। मैंने इसको सेट कर लिया इस परिभाषा को कि इतिहास एक दर्शन होगा, मैंने इसको सेट कर लिया। कर ले दर्शन, कर ले दर्शन, कर ले दर्शन, कर ले दर्शन। ये लो, हीगल की परिभाषा अगर पूछ लेता तो मुझे याद है उस परिभाषा में एक शब्द है कार्य कारण श्रृंखला। कार्य कारण श्रृंखला, उस परिभाषा में एक शब्द है कार्य कारण श्रृंखला। अगर वो मुझे यहां दिख जाता मैं हीगल कर देता। कॉलिंगवुड तो मुझे एक पता है, उसमें एक लाइन है परस्पर तालमेल। आप देख लेना अगर मैं गलत बता रहा हूं तो। परस्पर तालमेल। वीको का संबंध वज्रदंती से नहीं है, वर्तमान यानी इतिहास का संबंध न केवल अतीत से बल्कि वर्तमान से भी है। ये लो, मुझे चारों परिभाषा याद है तो मजाल है कि ऑप्शन गलत हो जाए, और जिसने रट रखा है उसको याद नहीं आएगी, उसके लिए तो सारे ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए बात को समझें, ढंग से पढ़ें। आइए, भारतीय इतिहास का पाश्चात्य दृष्टिकोण कैसा रहा है? भारतीय इतिहास का पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी है या आदर्शवादी है? बिल्कुल, भारतीय इतिहास का पाश्चात्य दृष्टिकोण जो है वो आदर्शवादी है। कैसा है पाश्चात्य दृष्टिकोण? ये क्या पूछ लिया? ये तो प्रश्न मुझे लग रहा थोड़ा सा गलत पूछ लिया। पाश्चात्य पूछा, अरे रे 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 रे, अभी मैं प्रश्न को समझता ही नहीं है ना। भारतीय इतिहास का पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी है, बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय दृष्टिकोण समझा नहीं था, ये तो मान लो अभी आप कमेंट करते हैं सर आपने गलत बता दिया। भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी है, लेकिन पाश्चात्य दृष्टिकोण कैसा है? यथार्थवादी है। देखो, कोई गलत हो जाए तो वो गलती से ही होगा, बाकी ऐसा नहीं है। फ्रेंच विद्वान तेन के अनुसार साहित्यिक प्रवृत्तियों के मूल में कौन से तत्व हैं? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 3 तत्व दिए थे, 3 तत्व दिए थे, है ना। और वो कौन से? जाति, वातावरण और क्षण विशेष। जाति, वातावरण और क्षण विशेष, इसमें धर्म नहीं था। फिर जब बात करते हैं हडसन ने टोटल दिए थे 5 तत्व। कितने दिए थे? 5 तत्व दिए थे। कौन कौन से दिए थे बताओ? देखें, सृजन शक्ति, है ना, वातावरण, सृजन शक्ति, वातावरण, द्वंद्व और संतुलन। अब देखो कितने हुए? एक चीज रह गई। सृजन शक्ति है, वातावरण है, द्वंद्व है, संतुलन, यानी कहीं ना कहीं एक चीज जो है वो रह गई। अब वो दिमाग में आए तो आए वरना नहीं आए। कौन सी रह गई बताओ? देखें, 4 में से एक जो है वो रह गई।
लेकिन अब याद आए तो आए, नहीं तो नहीं आए, लेकिन वो याद आ जाती है अगर आप ढंग से पढ़ रखा है तो। परंपरा, सृजन शक्ति, वातावरण, द्वंद्व और संतुलन, ये टोटल 5 तत्व अर्सन ने बताए। अब एक प्रश्न यहां से और निकल गया कि जो जर्मन चिंतक हैं उन्होंने किस चीज पर ज्यादा बल दिया है, तो वो दिया है युग चेतना पर। किस पर बल दिया है? युग चेतना पर। ये लो, अरे ये लो, हडसन ने साहित्यिक प्रवृत्तियों को कितने तत्व बताए हैं, तो वो बताए हैं 5 तत्व। कितने बताएं? आपको पता है ये क्रम से क्यों आ रहे हैं प्रश्न? ये क्रम से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरा जो मतलब ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो मैं स्पष्ट कहता हूं मेरी ऑनलाइन क्लासेस मत देखा करो आप। मैं उनको क्यों मना करता हूं? क्योंकि यहां मैंने कहा आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप डबल समय बर्बाद ना करें, बल्कि जो आपको नोट्स दे दिए उसी को बार बार घोटे। इसीलिए मैं कहता हूं एक आदत डालो। तुम नहीं आ सकते ऑफलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ सकता हूं तुम तक और आ रहा हूं। आप सिर्फ क्या करो, नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए मैंने हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर, टेस्ट सीरीज के साथ नोट्स उपलब्ध हैं। आपने टेस्ट सीरीज नोट्स प्रिंट आउट निकलवाए, आप क्लास एक बार लाइव क्लास देखो, साथ देखो, जैसे अभी 3 बजे क्लास आई है, 9 बजे क्लास आई है, तो उसी वक्त क्लास देख लो, फिर सिर्फ नोट्स से पढ़ो। फिर बार बार क्लास, सर मैं तो आपकी क्लास बार बार देखता हूं, क्यों? एक बार में समझ नहीं आई। जीके थोड़ी है, जीके की बार बार देखने की जरूरत है। हिंदी क्लास को एक बार ढंग से देख लो। समझ क्यों नहीं आई? क्योंकि आसपास कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, वीडियो चला के बैठ गए, कोई बीच में आ गया, सर ने कुछ बोला वो सुना ही नहीं, बीच में नहीं। ईमानदारी से कि भाई मेरे ऑफलाइन कोचिंग के 2 घंटे हैं, एक रात दोपहर 3 बजे, एक रात को 9 बजे। इस वक्त मैं खाना खुना खा के आराम से ईयरफोन डाल के अलग से टेबल पे बैठूंगा और पढ़ूंगा ध्यान से। देखो तो सही सिलेक्शन होता है, लेकिन तुम पढ़ते ही नहीं हो। और मेरा पैटर्न है, मैं हर नोट्स के हर पेज से 3-4 क्वेश्चन बनाता हूं, तो ये क्रम से भी चल रहे हैं, ताकि मजाल है कि किसी पेज से प्रश्न नहीं आए। मतलब इतनी अच्छी तैयारी करवाएं, तो मैं ये तैयारी आप लोगों तक भी पहुंचा दूंगा, जहां भी बैठे हो आप, जिस गांव में, जिस एकदम राजस्थान के किसी कोने में बैठे हो, भारत के किसी कोने में बैठे हो, ये आप तक पहुंचेगी बढ़िया क्लासेस। लेकिन आपको ईमानदारी से लाइव आकर ये बताना पड़ेगा कि सर हम हैं वो जो आपके रूल्स से चलेंगे और हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। जज्बा दिखाना पड़ेगा। मिश्र बंधुओं ने किस पद्धति को इतिहास ग्रंथ लिखे? मतलब मिश्र बंधुओं ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हम जानते हैं टोटल पद्धतियां। सबसे पहली पद्धति थी वर्णानुक्रम पद्धति। कौन सी थी? वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति 2 जनों ने अपनाई थी। एक तो अपनाई थी गार्सा द तौसी और दूसरी अपनाई थी किसने? शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आई थी कालानुक्रमी। कालानुक्रमी है ना, वो पद्धति अपनाने वाले कौन थे? 2 व्यक्ति थे, ये भी सेम 2 थे। एक थे मिश्र बंधु, एक थे मिश्र बंधु और दूसरे कौन थे? दूसरे थे ग्रियर्सन। ग्रियर्सन। तो ये तो अब यहां पे क्या है कि मिश्र बंधुओं ने कौन सी अपनाई थी? तो वो अपनाई थी कालानुक्रमी पद्धति। आगे और भी पद्धतियां हैं इसमें, हम वैज्ञानिक पद्धति, विधेय पद्धति वो भी पढ़ेंगे। भक्त नामावली किसकी है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भक्त नामावली है ध्रुवदास की। किसकी है? ध्रुवदास की। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। इसका संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा भी है डॉक्टर नगेंद्र की है। किसकी परिभाषा है? डॉक्टर नगेंद्र की। अब देखो आज के इस पेपर में मैंने 4 परिभाषाएं डॉक्टर नगेंद्र की पूछी है, 2 पूछी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। रामचंद्र शुक्ल के सिर्फ 2-3 कथन पूछे हैं। यानी मैंने आप लोगों को ध्यान बार बार रामचंद्र शुक्ल की ओर जाता है, मैंने नगेंद्र पर फोकस किया है ना, ताकि नगेंद्र में से कोई प्रश्न गलत नहीं हो। चलिए, हिंदी साहित्य इतिहास सर्वप्रथम कौन सी भाषा में लिखा गया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले फ्रेंच भाषा में गौरसद तौसी ने इस्तवारदाल नेतृत्व हिंदुस्तानी जो लिखा था, जो जिसमें टोटल 2 संस्करण थे। कितने थे? 2 संस्करण थे और 2 संस्करण में 5 भाग थे। 5 भाग थे, कुल 873 कवि थे, जिसमें से 72 कवि जो हैं वो हिंदी भाषा के बताए जाते हैं। बस ये लो साहब, याद हो गया। क्या याद करना, क्या नहीं करना? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस विद्वान के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया था? किस विद्वान के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया था? सिंपल सी बात है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 52 में। कब किया था? 52 में जो है गार्सद तौसी के जो इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया था, और ये प्रकाशित हुआ था इलाहाबाद से। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इलाहाबाद से हुआ था। नोट्स में हर चीज लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अपने अनुदित ग्रंथ का प्रकाशन किस नाम से करवाया था? ये नहीं पता आपको तो नाम बताओ। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदू साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, या इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न अच्छा है, बता सकते हो तो इसको बताना चाहिए। देखो सिंपल सा है, हिंदू साहित्य का इतिहास। किस नाम से पुकारा था?
हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी है? 763, 766, बताओ देखिए क्या मानी है। तो बिल्कुल हम मानते हैं कि शिव सिंह सेंगर आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 770 विक्रम संवत मानने की भूल कर बैठे हैं। ग्रियर्सन ने इतिहास ग्रंथ का अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त द्वारा कब किया गया था? जैसे वार्ष्णेय ने 52 में किया था, वैसे ही किशोरी ने 57 में किया था। मैंने रटा नहीं है, मैंने तो इसको सेट कर लिया माइंड में, मैंने इसको माइंड में सेट कर लिया, ये लो साहब क्लियर हो गया। और तुम लोग विद्वान, जैसे महादेवी वर्मा का जो भक्तिन पाठ है उसमें भक्तिन कहती है कि और न जाने शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, ठीक वैसे ही और तुम लोग मान लो किसी चीज को पूरा ज्यादा एकदम ऐसे उसके गहराई में जाकर क्या विद्वान बनना चाहते हो? नहीं, हमें हर चीज को लिंक से सेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद पेपर कैसा भी आ जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना 3 लाख लगभग फॉर्म भरे जाते हैं, सीटें आती है वही एवरेज 1500 के आसपास, यानी 2 लाख और 1500 के आसपास, यानी 2 लाख लगभग 98,500 कैंडिडेट जो हैं, है ना, ये कैंडिडेट जो हैं वो नेक्स्ट तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? नेक्स्ट। अब आप सोच लो, आप मतलब आपको क्या लग रहा है, ध्यान से समझना मेरी बात को, आपको क्या लग रहा है? ये 2,98,000 सेलेक्ट नहीं हुए और ये सेलेक्ट हो गए, क्यों? क्योंकि ये भीड़ से हटकर चले थे। आप ये मत सोचना कि जैसे अपने चैनल के सब्सक्राइबर जो हैं कम है, याद रखना सबसे एक्टिव सब्सक्राइबर इसी चैनल पर हैं, क्योंकि उनको पता है कि वास्तव में क्लासेस में दम कहाँ है। एक्टिव सब्सक्राइबर, बड़े बड़े चैनल से भी टक्कर लेने वाली जो ऑडियंस है वो यहाँ पर है। रीजन क्या है कि मेहनत आपको साफ दिखाई दे रही है। आपको मान लो व्यूज तो इतने दिखाई देंगे 2,98,500, लेकिन 1500 सेलेक्टेड यही हैं, क्योंकि भीड़ से हटकर चल रहे हैं। केवल व्यूज सब्सक्राइबर देख के तैयारी मत करो। मैं कहता हूं मैं बेस्ट थोड़ी हूं, मैं कभी नहीं बोलता आई एम बेस्ट, समझ गए? नहीं सर आप ऐसे, मैं ही बेस्ट हूं, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता मैं बेस्ट हूं, और मैं नहीं ये कहता हूं मेरे नोट्स बेस्ट है। आप अगर बीएड करके आए हो तो सरकार ने माना है कि आप बीएड योग्यता धारण कर चुके हो, इसका मतलब आपको सही और गलत की समझ है। आप स्कूल में जाकर बच्चों को ये बताओगे भैया तुम बेटा ये काम सही है और ये गलत है, तो इस तरीके से पढ़, यानी वो ये समझते हैं कि आप समझदार हो। तो अगर आप समझदार हो तो आपको तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, सब क्लासेस देखनी चाहिए, एक दिन पूरा लगेगा और फिर डिसाइड करना चाहिए कि नहीं ये बेस्ट है, फिर वो पढ़ो। मैं कहां कह रहा हूं, मैं जो बेस्ट है उसको पढ़ो, और उसको पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि पढ़ना ही मतलब पढ़ने का मजा आ जाए, तब तो है आनंद। ठीक है, आइए आगे। मिश्र बंधु विनोद, विष्णु बंधु विनोद ग्रंथ की रचना कितने भागों में की गई थी? तो ये 2, 3, 4, 5, 6 बताओ देखें कितने में की गई थी। बिल्कुल इसकी की गई थी टोटल 4 में। इसमें से प्रथम 3 भाग, जो प्रथम 3 भाग थे, प्रथम 3 भाग 1913 और चौथा भाग जो था वो था 1934। मैं रटता नहीं और स्टूडेंट भोड़ा होता है, ये भी बताता हूं कैसे। मान लो आदिकाल के बारे में मैंने 5 पॉइंट ऐसे बता दिए जो आपने कभी नहीं सुन रखे थे। आप क्या सोचोगे यार वो जबरदस्त पढ़ाते हैं, बहुत गजब गजब चीजें बताते हैं। वो गजब चीजें पेपर में नहीं आएगी, पेपर में जो आ सकता है वो यही है। इसी को समझने का प्रयास करो, नया कुछ नहीं आएगा। नया जो आएगा वो इसी में से नया निकल के आएगा एक्स्ट्रा। और अगर मान लो 150 के प्रश्न के अंदर अगर 5 से 7 प्रश्न अगर कठिन आ गए जो आपको नहीं आते, तो कहां दिक्कत है? 70-80% से ऊपर कट ऑफ वैसे ही नहीं जाती, यानी 80% से ऊपर कट ऑफ नहीं जाती, यानी 20 सवाल जो हैं वो पहले से सरकार आपको इसलिए दे रही है कि आप उसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 80 सही करो। लेकिन हम 100 सही करने के चक्कर में आ जाते हैं 60 पे। शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों के परिचयात्मक विवरण कौन से ग्रंथ से लिए हैं? शुक्ल ने बोला और है कि मैंने इस ग्रंथ से परिचयात्मक विवरण लिए हैं। वो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। कौन सा ग्रंथ है? मिश्र बंधु विनोद। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? बताओ देखें, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का आधार। तो हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बताओ देखें। 72 नंबर, शानदार क्वेश्चन है। देखो पहले इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास, ये वो ARC वाला ही है। ARC वाला इस वक्त की ये बात है 1927 की, लेकिन जब ये 1929 में पूरे पुस्तक के रूप में आता है ना, तब इसका नाम हो जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इतिहास लिखा था, है ना। वहीं पर जो अपने ग्रियर्सन है उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था।
हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास ग्रंथ किसका है? बताओ। देखें, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पेपर में मतलब सोचने पे मजबूर न कर दूं तो मेरा नाम नरेंद्र दान चारण नहीं है, भगीरथ मिश्र। कौन है? भगीरथ मिश्र है। आप बोलोगे सर इतना घमंड? घमंड नहीं, ये मेहनत पर मतलब गर्व है कि पेपर एक एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं है, बनाए हुए क्वेश्चन है सारे। और हर स्टूडेंट जो ऑफलाइन स्टूडेंट वो जानते हैं कि सर ने ये इस पेज से लिया, ये इस पेज से लिया। ये मेहनत है साहब। रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? बताओ। देखें, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? उत्तरी भारत की संत परंपरा किसकी है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? तो सबसे बड़े ये लो, ये मिल गया एक, और ये मिल गई दो, और आलोचनात्मक इतिहास कहाँ गया? ये आ गए तीन। उत्तरी भारत की संत परंपरा ये आ गए परशुराम चतुर्वेदी। तो कुल मिला के चारों हो गए, यानी इसमें क्या हो गया? दो, उसके बाद चार, उसके बाद एक, उसके बाद तीन। दो, चार, एक, तीन, ये रहा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत, बीज उपन सेट करना है। तो वीर गाथा इसने कहा है, चारण काल इसने कहा है, सिद्ध सामंत काल जो है वो कहा है राहुल सक्रात्य ने, बीज अल्ले ये तो बहुत सिंपल दे दिया, इसमें कुछ चेंज नहीं किया, तो बिल्कुल सिंपल है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही है ना। वीर गाथा, चारण काल बिल्कुल कहा है, ठीक है। रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। यह कथन किसका? ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया है। रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की एक बहुत बड़ी क्या है? प्रस्तावना है। ये प्रश्न जो है वो किसका है? बताओ। देखें, अच्छा बनाया भाई ये प्रश्न। तो ये तो मैंने परिभाषा जहां से भी ली है, लेकिन मैंने ली बहुत अच्छी है कुल मिला के। बताओ। तो ये है राम स्वरूप चतुर्वेदी की। किसकी परिभाषा है ये? राम स्वरूप चतुर्वेदी की परिभाषा है, ठीक है। आगे आओ। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया? ये बहुत गजब प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको देखकर आप कहोगे कि सर वास्तव में आपने पेपर अच्छा बनाया है और आपने साबित कर दिया कि जो हम लोग ये केवल पहले सर वस्तुनिष्ठ 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 कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सर, और हम पढ़ रहे हैं उनको। अब आप कहोगे सर आदिकाल को आदिकाल भी कहा गया है, सर आदिकाल को चारण काल भी कहा गया, सर आदिकाल को सिद्ध सामंत युग भी कहा गया, सर आदिकाल को संधिकाल भी कहा गया। आप कहोगे, लेकिन आप देखो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन सब होते हैं। देखो, जो सर्वमान्य वर्गीकरण है, सर्वमान्य वर्गीकरण जो है, सबसे पहले आपको अगर ये नहीं पता होगा तो आपको याद रखना कुछ भी याद नहीं आएगा। सबसे पहले आपको सर्वमान्य वर्गीकरण पता होना चाहिए। अब वो क्या है? वो है देखो आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी। उसके बाद भक्ति काल 1350 से कहां तक? 1750 करूं या 1650 करूं? बताओ। देखें, 1650 ईस्वी, ठीक है। रीति काल 1650 से, अब ये भी मतलब ये सर्वमान्य वर्गीकरण जब तक याद नहीं होगा ना तब तक कुछ याद नहीं होगा। 1850, ये बहुत इजी है याद करने का। 3 6 8 तीनों में 50-50 है। 13 16 18। और आधुनिक काल 1850 से, अब इसे मैं या तो अब तक लिख दूं और तो क्या लिखूंगा, है ना, क्योंकि सर्वमान्य है, किसी विद्वान के अकॉर्डिंग नहीं है। पहले तो ये आपको याद है या नहीं है? तो बोला सर ये तो हमें याद है, अब आगे बताओ। ठीक है। अब देखो, राम कुमार वर्मा ने जो संधि काल सीमा मानी है, राम कुमार वर्मा ने, मतलब इसे यूं समझो, जो आदिकाल है उसका समय उसे दो भागों में बांटा है। एक बांटा है संधि काल और दूसरा बांटा है चारण काल। ये किसने कहा है? सर ये तो कहा है राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने कहा, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि 700 लगभग, जो राम कुमार वर्मा है, इन्होंने जो समय बताया है वो लगभग 750 से लेकर 1050 तक मान लो, है ना। 750 से लेकर 1000, बल्कि 1000 ही है, विक्रम संवत है ना। हाँ, 1000 विक्रम संवत, ध्यान से समझ लेना बात को। ये 1000 विक्रम संवत ये माना है इसका। और फिर 1000 से लेकर जो है 1375 तक ये समय मान लिया चारण काल का। किसका समय मान लिया? चारण काल का। अब आप इस चीज को, दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, थोड़ा सा कट रहा है ना, थोड़ा सा कट रहा है। ये लो, ठीक है।
अब दिखाई दे रहा है। तो अब आप देखो सर्वमान्य वर्गीकरण का समय क्या है, ये समय 1000 से 1350, और इस समय को मैच कौन सा कर रहा है, ये समय कौन सा मैच कर रहा है, ये समय मैच कर रहा है, ये समय। तो हिसाब से तो जो आदिकाल है वो उसको रामकुमार वर्मा ने कहीं ना कहीं क्या मान लिया, चारण काल। ये जो इन्होंने समय बताया है जिसे संधि काल कहा है, ये एक तरह से आदिकाल से है ही नहीं, ये आदिकाल और अपभ्रंश की क्या कर रहा है, संधि। तो यहां पर चारण काल ग्रेडसन ने कहा है आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सिद्ध सामंत राहुल साकरत्या ने कहा, लेकिन संधि काल जो है उसमें आदिकाल के लिए नहीं है बल्कि ये अपभ्रंश काल के लिए ये समय। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे कह सकते हो, हम किताबों में आज तक पढ़ते हैं, किताबों में तो तुम लोग बहुत कुछ गलत पढ़ रहे हो, ठीक है। आप कैसे कह सकते हो ये नाम अपभ्रंश के लिए, मैं बताता हूं आपको। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 कालों में बांटा है। पहला अपभ्रंश, आदिकाल को उन्होंने 2 कालों में बांटा है, अपभ्रंश काल, और दूसरा वीर गाथा काल। क्या बांटा है, अपभ्रंश काल और वीर गाथा काल। आप जानते हैं उन्होंने जो अपभ्रंश काल जो समय दिया है, किसने, रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहा हूं, उन्होंने जो समय दिया है 1050 से 1200 इसका दिया है, और 1200 से लेकर 1375 इसका समय दिया है। बात को समझ रहे हो कुछ। तो हम क्या पढ़ते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। तो मुझे बताओ कहीं आपने ये पढ़ा आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा, नहीं पढ़ा ना, क्योंकि आदिकाल का जो समय है वो ये है समय 1375, ये 1375, ठीक है। ये तो अपभ्रंश काल का समय बता दिया, और अपभ्रंश काल का समय इन्होंने 1050 से 1200 तक का समय भी अपभ्रंश माना है, जबकि संधि काल तो इन्होंने 1000 तक ही माना है। यानी रामकुमार वर्मा ने तो 750 से 1000 तक ही माना है। सोच के देखो आप, इन्होंने तो इसके 1200 तक के समय को ये अपभ्रंश मानते हैं, तो ये तो 1000 से पहले वाला है, तो ये नाम अपभ्रंश का है, ये आदिकाल का है ही नहीं। लेकिन सर हम तो आज तक पढ़ते आ रहे हैं, सर हमारे पास तो 5 किताब पढ़ी है 500 में, आपके पास 5 पढ़ी है, मेरे पास 50 पढ़ी है, उसमें यही लिखा हुआ है कि रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल कहा है। लेकिन गलत है, क्या है, गलत है। अगर संधि काल और चारण काल आदिकाल को कहा है तो फिर आज के बाद यह भी पढ़ना स्टार्ट कर दो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल, आदिकाल को अपभ्रंश काल और वीर गाथा काल का है। लेकिन आपने ये पढ़ा क्या, नहीं पढ़ते हो। आपने कभी पढ़ा कि गणपति चंद्र गुप्त ने जो है वो प्राचीन काल कहा, क्या आपने कभी पढ़ा, क्या आपने कभी पढ़ा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या आपने बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल कहकर पुकारा आदिकाल को, आपने पढ़ा, नहीं पढ़ते हैं। क्यों, किताबों में लिखा हुआ नहीं था तो हम पढ़ते नहीं है। लेकिन जब इनकी ऑथेंटिक किताबें निकालोगे और इनके काल के वर्गीकरण को देखोगे तब इस तरह की चीजें समझ में आएगी। और ये चीजें रट लोगे क्या, ये सारे सन नहीं रट सकते, इनको समझना पड़ता है कि इसने ये माना है, इसने ये माना है, इसने शताब्दियों में कहा है, इसने सीधा 1000 से 1300, 1400, 1600, 1600, 1800 से, ये रटना नहीं, समझना पड़ता है। और समझोगे ना तब मैंने आपको लॉजिकल बता दिया कि ये उत्तर होगा इसका, वरना जिसने रट रखा है वो तो रटेगा। ये देख, ये किताब में पढ़ा है, समझ रहे हो बात आप। चलिए, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है, भक्ति काल, संत काव्य, भारतेंदु युग, या अच्छा कौन सा नहीं है। देखो प्रश्न ही गलत पढ़ लिया तो उत्तर तो ऑब्वियसली गलत निकलेगा। प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा नहीं है, तो देखिए इसमें ये भक्ति की प्रवृत्ति थी, संतों की प्रवृत्ति थी, रीति की। भारतेंदु एक कर्ता काल के आधार पर है, प्रवृत्ति के आधार पर नाम नहीं है। निम्नलिखित को रचना काल में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया सन है। देखो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में सेट करोगे तो आपको 2-4 चीजें याद होनी चाहिए। ये है 16 के आसपास, ये है 1343 आसपास पढ़ते हैं, ये है वो 1212 आसपास पढ़ते हैं। अब बात रह जाती है हमीर की, है ना। तो अब एक अगर आपको 4 में से 1 आता है, 3 नहीं आते, इस प्रकार से आता है, क्योंकि हमीर रासो तो आपको पता है वही प्राकृत पेंगलम वाला और वही लफड़ा है। तो आपको अगर 3 का पता है तो आप समझ जाओ कि पृथ्वीराज रासो 1 नंबर पे कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 1 पर 20 से लिया आएगा। विजयपाल रासो बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि ये लास्ट में 16वीं पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। हमीर रासो बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि 1 नंबर पे तो 1212 है ना, तो यही आएगा। चलो मान लो आपको नहीं पता कि अमीर का हो सकता है 1200 से कम हो, तो आप यहां रख दो। अरे तो फिर भी आप सोचो, आप फिर ये देखो निकल जाता है हमीर रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो। तो अब आप क्या करोगे कि कौन सा उत्तर मानोगे इसमें? भाई मानोगे तो आप ही, मैं तो कहां से मानने लायक हूं। बताओ, देखे बताओ, जल्दी बताओ। तो उत्तर तो मैंने कब का बता दिया, अब आप क्या बताओगे? 79, ठीक है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत किसका है? रासो की व्युत्पत्ति रसायन से हुई है क्या? ये ARC मानते हैं।
रासों की उत्पत्ति रास से हुई है क्या, ये दशरथ शर्मा मानते हैं। अगर आपको ये पता है ना तो आप फटाफट कर दोगे। रासक से हुई है, ये एचपीडी मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा उपयुक्त मत, ये है सबसे ज्यादा उपयुक्त। गौरख वाणी के संपादक कौन है? माता प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो गौरखवाणी के संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अब आपको एक प्रश्न यहां से और निकाल लिया कि जो पीताम्बर दत्त बर्थवाल गोरखनाथ का समय कब मानते हैं, बताओ कब मानते हैं? तो आपको पता होगा तब लिखोगे ना, नहीं तो क्या होगा? तो आप पिता, तो इनका समय ये क्या मानते हैं? 11वीं मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इनकी जब आदमी पी लेता है ज्यादा तो इनकी टांगे सीधी नहीं रहती, तो ये लो 11वीं। अब मैंने माइंड में ऐसे ही तुक्का लगा दिया कि ये खुद कह रहा है 11वीं, ये 11वीं, ये लो 11वीं हो गया। इस तरीके से याद करना पड़ेगा। क्या सर 11वीं है ही नहीं? तो चेक कर ले भाई, कोई बात नहीं। इनमें से कौन सा सही कथन, ये पूछ रहा है राइट कौन सा है? अधिकांश रासो काव्य प्रामाणिक है क्या? अधिकांश रासो काव्य प्रामाणिक, बिल्कुल गलत है। यह अधिकांश रासो काव्य अर्ध प्रामाणिक है। बोला सर हाँ ये पढ़ तो रखा है, चलो एक बार इसको राइट कर लेते हैं। बीसलदेव रासो वीर रस प्रधान है, नहीं ये तो श्रृंगार है, तो ये तो फिर गलत हो गया। पृथ्वीराज रासों में श्रृंगार रस की प्रधानता है, नहीं श्रृंगार और वीर रस ये दोनों ही क्या है? प्रधान, और दोनों ही अंगिरस हैं। अब बोलोगे सर आज आप क्या पढ़ा रहे हो, हमने आज तक ये पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है आपने, आप ध्यान से समझो। हम लोग आज तक याद करते आए हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो हम लोग पढ़ते आए हैं कि इसकी भाषा कैसी होती है? डिंगल होती है, ठीक है। जबकि कुछ विद्वान क्या कहते हैं? पिंगल होती है, ठीक है। जबकि मैं आपको रियल बताऊं, इन दोनों की भाषा जो है वो ऐसे होना चाहिए, डिंगल पिंगल मिश्रित होना चाहिए। बोला सर आप ये किस आधार पे कह रहे हो? तो मैं तर्क बताऊंगा, तर्क के बिना बात ही नहीं करूंगा। देखो आप इस चीज को यूं समझो, जहां डिंगल भाषा थी, आप जानते हैं डिंगल चारणों की भाषा है, ठीक है, डिंगल, वहां क्या रस था? वीर रस था। और जहां पिंगल थी वहां क्या रस था? सॉरी ब्रज लिख दिया मैंने, वहां था श्रृंगार। क्या था? श्रृंगार। अब देखो जहां डिंगल थी वहां वीर, जहां पिंगल थी वहां श्रृंगार। प्लस जो पहला भाग है वो क्या है? पिंगल में जो लिखा हुआ है वो कल्पना प्रसूत है। क्या है? वो कल्पना। और जो डिंगल वाला है वो क्या है? ऐतिहासिक है। मतलब इसका अच्छा, कल्पना वाला कौन सा है? वो पूर्वार्ध जो भाग है, यानी पृथ्वीराज रासो का पूर्वार्ध भाग कल्पना है, जबकि उत्तरार्ध भाग जो है वो क्या है? ऐतिहासिक है। तो बात को समझो, इसमें दोनों ही भाषा हैं, लेकिन आज हम मानते कौन से हैं? हम पिंगल को जो है वो राइट मानते हैं, क्योंकि आरपीएससी ने भी पिंगल को शायद राइट मान रखा है, ठीक है। इसमें पिंगल है, वहां श्रृंगार है, डिंगल है, वहां वीर है, तो रस दोनों ही प्रधान है, एक रस प्रधान नहीं है। भाषा भी इसका सही उत्तर तो ये होता है, लेकिन ठीक है, आज तक जो चल रहा है हम भी वो बेड रेस ज्वाइन करके चल रहे हैं, कुछ नया समझना चाहते ही नहीं है, क्योंकि सर क्या करेंगे समझ के, बाद में रिट लगा देंगे, पैसे बहुत है हमारे पास। चलिए, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताओ, देखें भाई किस वर्ग में रखोगे? राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगार गाथा या वीर गाथा? इतना सिंपल क्वेश्चन है, इस पे भी लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसा कि देख लीजिए कमेंट में क्या आ रहे हैं। इसको वीर गाथा में रखेंगे, इसको राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी, त्रासदी ये बच्चन सिंह ने कहा है, लेकिन ये इसके बारे में कोटेशन है, पर है क्या ये? वीर गाथा काव्य में रखा जाएगा। हिंदुस्तान, 100 रुपए वाला प्रश्न, देखते हैं कौन कौन सही बताता है। हिंदुस्तान की आधुनिक भाषा का साहित्य, ये पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये कमेंट तो जो बहनें जो भाई देख रहे हैं ना, और जो मानते हैं कि सर हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, इसका उत्तर जरूर देवें, इसका उत्तर जरूर देवें। मैं 84 के क्वेश्चन के जरूर देखूंगा। बिल्कुल आपने दे दिया। अब इसका पहले, अब ये भी बताओ, ये ग्रंथ पहले पढ़ रखा है क्या? आप कहोगे सर नहीं, मैं कह रहा हूं सबने पढ़ रखा है, जॉर्ज ग्रियर्सन का ही है। बोला सर ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? बोला सर ये तो पढ़ रखा है, इसी का हिंदी अनुवाद है ये, इसी का हिंदी अनुवाद है ये, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की आधुनिक भाषा का साहित्य।
लेकिन हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि भैया राखी के बंधन को निभाना, रट्टा मार के आना, हम रटके गए थे। द मॉडर्न लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रट लिया, देखा ही नहीं इसका हिंदी अनुवाद क्या है। इसी तरह से एक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये ग्रंथ है। क्या है? क्या है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। हमने रट्टा मार रखा है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। भैया मेरे, रट्टा मारना छोड़ दे, सिलेक्शन चाहता है तो तरीका बदल लो, वरना एज योर विश। आदिकाल में मुख्यतः कितनी प्रवृत्तियां देखने को मिलती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5। सर प्रवृत्तियां तो बहुत होती है, आप ये कैसे ऑप्शन दे रहे हो? मुख्यतः 3 प्रवृत्तियां होती है, धार्मिकता, श्रृंगारिकता, वीर गाथात्मकता, ये 3 ही प्रवृत्तियां हैं। बात ही खत्म। आगे आ जाइए। असुमेलित रचनाएं बताइए। कलियुग रासो जानकवि, कुमारपाल रासो देवप्रभ, और बुद्धि रासो जलहन, परमाल रासो जगनिक। तो आप जानते हैं कलियुग रासो जानकवि का नहीं है, कलियुग रासो जो है वो जानकवि का नहीं है। किसका है? सुमति का है। किसका है बताओ, देखें ऑप्शन दिया, ऑप्शन में बताना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है। महासुखवाद सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। बात तो सही लग रही है। जैन साहित्य का प्रमुख उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना माना जाता है, ये भी बात तो सही लग रही है। नाथ साहित्य में ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया गया है, ये भी ठीक है। रासो साहित्य के अधिकांश रचनाएं अप्रमाणिक मानी जाती है। सर हमें तो ये सारी सही लग रही है। अरे नहीं रे, ये देखो यहां पे क्या आएगा? अर्ध प्रमाणिक। अगर आता तो ये सही होता, लेकिन यहां इसने चीटिंग कर ली, अप्रमाणिक बता दिया, तो ये गलत है। बाकी तीनों के तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है, क्या बात सही है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली एवं महिमा मंडित भारत में दूसरा नहीं हुआ, ये गोरखनाथ के बारे में कहा गया कथन है, तो ये बात सही लग रही है क्या? चलो देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकालीन अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग है, क्या ये बात सही है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकालीन आक्रमण एवं युद्धों के प्रभाव की मन स्थितियों का प्रतिफल है। बताओ देखें कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली महिमा मंडित भारत में दूसरा नहीं हुआ, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है या एचपीडी के अनुसार है, इस बात पर विचार कर लेना, वरना गलत कराओगे कि ये कथन एचपीडी ने कहा था या रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। बस ये विचार जरूर करना। हाँ, मेरे से अगर कोई गलती में कोई गलत क्वेश्चन बता दिया गया है तो आप कमेंट में बता दें, बोला सर इसका तो संख्या लिख दें, बोला सर इसका आंसर से हम सेटिस्फाइड नहीं है, या लिख दें सर इसका आंसर सी होगा। पूरा लिखना है, CBD मत लिख देना, 41 का C, तो मैं देख लूंगा कि मैंने कहीं गलती से नहीं बताया है ना। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य, छप्पे, तोटक, तोमर, उरिल, पदगड़िया के साथ साथ दोहा और चौपाई का भरपूर प्रयोग, और आश्रयदाताओं की वीरता का वास्तविक गुणन। कौन सी प्रवृत्ति एक नहीं है? बताओ देखें। तो इसमें आपको उत्तर मिल गया होगा, वास्तविक वर्णन नहीं है। यहां क्या है? काल्पनिक या फिर अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन है, वास्तविक नहीं है। सिद्ध साहित्य की विशेषता है, कौन सी है? इनकी काव्य शैली संध्या उलटभाषी शैली की थी, आचरण पक्ष पर बल दिया था, बिल्कुल दिया था। इन्होंने रहस्य मार्गियों की साधना पद्धति अपनाई, इन्होंने रहस्य, हाँ ठीक है, ये सारी की सारी विशेषताएं हैं, ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। उक्ति रामचंद्र शुक्ल की किस रचना हेतु कही है? बहुत गजब प्रश्न है, लेकिन आपने इसका उत्तर दे दिया, मैं पक्का जानता हूं। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या कुमार रासो? तो यह है परमाल रासो के बारे में। जैन कवियों से संबंधित संगत कथन बताओ। चंदनबाला रास की रचना जो है जालोर में हुई थी क्या? बिल्कुल, चंदनबाला रास में 35 छंदों की रचना है। ये कितने छंदों की रचना है? 35 छंदों की रचना है। हेमचंद्र को प्राकृत का
पाणिनि कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली राज 205 छंदों की रचित एक खंड काव्य है। ये बड़ा खतरनाक प्रश्न दे दिया भाई, घुमा दिया प्रश्न को। बताओ देखें इसमें से कौन सा संगत कथन है। ये सारे के सारी बातें क्या है, सत्य है। ये सारी की सारी बातें क्या है, सत्य है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं। सेम वैसा क्वेश्चन आ गया, तो प्रमाणिक मानने वाले बताओ। देखो ये तो है अर्ध प्रमाणिक वाला, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो नहीं है, मोतीलाल है, मोतीश्याम। ये अप्रमाणिक वाला है, ये भी अप्रमाणिक है। राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। अब 2 बच गए आपके पास। 93 में बताओ देखें कौन सा प्रमाणिक मान रहा है, कौन सा अप्रमाणिक मान रहा है। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, ये प्रमाणिक मानता है। तो सर आपने कैसे कह दिया अप्रमाणिक। राम कुमार वर्मा वही बात करेगा जो ARC करेंगे, ARC क्या कहते हैं, अप्रमाणिक। तो बस बात समझ गए, इसका उत्तर होगा श्याम सुंदर दास। और हमने कहा था कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ दशरथ से मिलने अयोध्या गए थे। चंद्रवरदाई को छंदों का राजा किसने कहा है। छप्पयों का राजा अलग है और छंदों का राजा जो है वो अलग है, दोनों बातें अलग अलग है। बताओ देखें किसने कहा है। तो छंदों का राजा कहा है नामवर सिंह ने। किसने कहा है, नामवर सिंह ने। एक ही कालखंड को 2 उपनाम देने वाले इतिहासकार कौन है, जिसने पहली बार एक कालखंड को 2 उपनाम देने स्टार्ट किए। तो उसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या गौरसाद तौसी। तो उसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ये एक बीच में अभी तक 5 क्वेश्चन और बाकी पड़े हैं और वही खतरनाक क्वेश्चन है। देखो जो संपूर्ण राजस्थान की अपने जीके क्लासेस स्टार्ट की, उसको लेकर टेस्ट सीरीज भी जो है वो उपलब्ध है। और पहला टेस्ट का सॉल्यूशन जो है वो मैडम शायद आज छुट्टी रखी मैडम ने, तो कल बताएंगे मैडम, है ना। उसका सॉल्यूशन कल बताएंगे भाई कितने, और हम 50% से ऊपर मार्क्स जो लाएगा ना, चाहे वो कितने ही जने क्यों ना हो, सिर्फ उनके बारे में ही बताएंगे। कुछ बच्चे क्लास पूरी देखोगे तो यहाँ होने वाले हर टॉपिक वाइज टेस्ट जो हैं वो आपके काम आएगा। जैसे राज्यपाल का टेस्ट जो है वो अपलोड हो चुका है और मुख्यमंत्री का टेस्ट जो है वो आज अपलोड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 टेस्ट आपके अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, और ये सारी टेस्टेज आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मिलेगी। ये इसका फ़ायदा बहुत होगा। कल जोधपुर से भी कुछ स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया, बोला सर अगर आप ये जो नोट्स पीपीटी है ना, पीपीटी नोट्स, इसको अगर सर आप नोट्स के रूप में दे दो ना, जैसे आप हिंदी के देते हो, तो सर हमारा बहुत फ़ायदा होगा। तो मैंने भी सोचा अभी तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि हम करंट एकदम अपडेट नोट्स बना रहे हैं, तो हाथों हाथ टाइप हो रही है। एक पन्ना कब अपलोड करेंगे। जैसे ही पॉलिटी खत्म हो जाएगी उस दिन मैं पॉलिटी के एक साथ नोट्स डाल दूंगा। इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी, इकोनॉमिक्स के नोट्स डाल देंगे। ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, ज्योग्राफी। इस तरह से मैं आप तक नोट्स भी पहुंचा देंगे। लेकिन वैकेंसी के बाद इसका मूल्य भी वृद्धि हो जाएगा, इसलिए यह टेस्टेज आप निश्चित लें। और सर वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी है टिल एग्जाम। अब जब पूछते हैं कि टिल एग्जाम कौन से, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड 2 एग्जाम नहीं हो जाते तब तक ये नहीं हटेगी, उसके बाद ये हट जाएगी। 2 एग्जाम तक ये हमारी वैलिडिटी 2 एग्जाम तक रहेगी। ये एग्जाम अगर जितने लेट होते हैं तब तक ये कहीं नहीं जाएगी। हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, बताओ देखिए हिंदी की प्रथम रचना है वो है श्रावकाचार। किसने लिखी थी, देवसेन ने लिखी थी। कब लिखी थी, 933 में। इसमें क्या है, गृहस्थ धर्म के सिद्धांतों का वर्णन या श्रावक धर्म का वर्णन। गृहस्थ धर्म मतलब इनका केंद्र बिंदु है। ठीक है, सेम ऐसे ही आप देख सकते हो हिंदी संपूर्ण कोर्स की जो टेस्ट सीरीज है, इसमें चाहे स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, दिसंबर में नेट सेट आने वाली है, तो इस कॉलेज लेक्चर का फॉर्म भरा हुआ है, पेपर अभी होने की संभावना कम है, तो आपको नेट सेट में भी बहुत योगदान देगी। ये सबसे बेस्ट है। इसको मैं अब वापस रिवाइज कर रहा हूँ। मैं अब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है बीच में, सेकंड ग्रेड के कारण इसके टेस्ट सीरीज का क्रम टूट गया और सब गड़बड़ हो गया, तो मैं एक बार सारे टेस्ट हटा के और वापस टेस्ट स्टार्ट करूंगा। मैंने ये सोचा है, कल परसों ही सोचा है, तो एक बार दोबारा करेंगे ताकि सारे थोड़ा सा एक्टिव होकर टेस्ट दें। अदरवाइज क्या है कि निरस्त आ गई, तो निरस्त मेरे में भी आ गई, स्टूडेंट्स में भी आ गई, वो चीज मुझे वापस स्टार्ट करनी है। ठीक है भाई, लेना हिंदी पॉइंट पे ये ही बेस्ट है। मैं आपको जो बता दूं, एक तो ये बेस्ट है और एक ये दोनों, ये इन दोनों पर हमारा सबसे, इसका मतलब ये नहीं है जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ले रखी है वो नहीं, उनको भी बराबर फायदा मिलेगा। और जो टेस्ट स्टार्ट होंगे नहीं, वो केवल इसमें नहीं होंगे, वो जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड ले रखा है ना, उनमें भी दोबारा स्टार्ट होंगे, सब में ही दोबारा कर देंगे फिर एक बार। अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, सबको बराबर कंटेंट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ये बेस्ट इसलिए है कि इसमें मैं आपको कुछ क्लासेस भी दूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं जिन्होंने पहले ले ली वो छोड़ो, अब यही लेना।
हाँ, आचार्य शुक्ल का जो इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1929 में प्रकाशित हुआ था। प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है? छंद शास्त्र की है, काव्य शास्त्र की है, नीति शास्त्र की है, दर्शन शास्त्र की? तो प्राकृत पेंगलम एक छंद शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। और आज की क्लास का टॉप क्वेश्चन आ गया है 99। ये आज की क्लास का जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर आप दे सकते हो तो दीजिए। वास्तव में ये बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि इसका आंसर मुझे पक्का पता है कि गलत दिया जाएगा। ठीक है, देखो, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में विद्वानों द्वारा जो पद्धतियां अपनाई गई थी उसमें असंगत मेल बताओ देखें, असंगत मेल। वैज्ञानिक पद्धति हजारी प्रसाद द्विवेदी, विधेयवादी रामचंद्र शुक्ल, वर्णानुक्रम पद्धति गाड़सा तौसी, कालानुक्रम पद्धति गणपति चंद्र गुप्त। इसका उत्तर आधे से गलत देंगे, आधे सही देंगे। देखो, आपको कम से कम इतना तो पता है कि सर ये तो एकदम बिल्कुल राइट है, वर्णानुक्रम भी जो है वो गाड़सा तौसी ने अपनाई थी, यही राइट है। अब आपको ये पता है नहीं है कि वैज्ञानिक हजारी प्रसाद ने द्विवेदी ने अपनाई थी या नहीं अपनाई थी, ये आपको नहीं पता है। लेकिन आपको इतना तो पता है कि कालानुक्रमिक पद्धति अपनाने वाले दो व्यक्ति थे, एक थे मिश्र बंधु और दूसरे थे ग्रियर्सन। कौन है? ग्रियर्सन। ये दो थे। तो आपको ये तो पता है ना कि कालानुक्रमी अपनाने वाले ये दो ही थे, तो इसका मतलब गणपति चंद्रगुप्त नाम गलत दिया। आपको नहीं पता वैज्ञानिक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनाई थी कि नहीं अपनाई थी, लेकिन आपको ये जरूर पता है, ये पता है, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति अपनाने वाले दो व्यक्ति थे। कौन से? हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका उत्तर ये होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है, नेक्स्ट, आचार्य देवसेन की निम्न में से कौन सी रचना नहीं है? श्रावकाचार, लघुनयन चक्र, अमर रास, दर्शनसार। बताओ देखें कौन सी नहीं है? ये है अमर रास इनकी नहीं है, दर्शनसार, लघुनयन चक्र और सारी है। तो कुल मिला के अब आपको समय आ चुका है वीडियो को लाइक करके और ये बताने का कि ये पेपर जो तैयार किया था वास्तव में अच्छा था या नहीं था, इसमें मेहनत दिखाई दी या नहीं दी। बस आपको ये जरूर बताना है कमेंट करके। अगर आप बताओगे तो मैं इस कार्य को कंटिन्यू रखने का प्रयास करूंगा। हर 2-4 दिन बाद में एक टेस्ट लूंगा आपका और बढ़िया प्रैक्टिस करवाएंगे। और अगर अच्छा नहीं लगा तो भी बताएं, ताकि नहीं करेंगे अपनी क्लासेस चलाएंगे। छंद की क्लास आने वाली है, आज या कल में आ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।